आप पिछले 1 घंटे से बड़े एनर्जी हाई में चल रही हैं, बहुत अच्छा। जल्दी आ गई, मुझे देख के महसूस हो रहा होगा आपको। घर के अंदर आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वीज द लीवर एंड डेली वर्कआउट करें, अगर वर्कआउट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट वॉक तो करें ही करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनके अच्छे एथलीट हैं उनको ये अपने बिहाफ पे करवाइए डिग्री। तो यार क्या हो गया, महंगाई है पाकिस्तान में। वो वाली अच्छा वो वाली नहीं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। और आज आपको पता है हफ्ते का पहला दिन है, तो आज जरा एनर्जीज हाई होने चाहिए, स्पिरिट्स हाई होने चाहिए, ताकि आगे पूरा हफ्ता काम करना है जनाब। तो मुदस्सिर क्या लेकिन ख्याल है? मुश्किल होता है, वो कहते हैं कि जब संडे से मंडे शुरू होता है तो सूरत हाल ऐसी होती है कि हम काम पे जाते हुए मर जाते हैं। सिचुएशन हमारी ये होती है, दिल नहीं कर रहा होता, 2 छुट्टियां किसी की होती, किसी का संडे सिर्फ ऑफ होता है। उसके बाद लोग इतने सुस्त होते हैं कि खुद सुबह उठना और तैयार होना और ऑफिस को जाना बहुत मुश्किल अच्छा, होता है। स्पेशली बच्चे तंग करते हैं, उनके 2 दिन की छुट्टी के बाद वो भी कहते हैं कि मंडे को भी किस तरह छुट्टी हो जाए, लेकिन जाहिर है उनको भी कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन मैं आज मुदस्सिर कुछ खुश हूँ, क्योंकि खवातीन का आपको पता है खासा होता है, जब वो लिबास कोई अच्छा पहनती हैं तो फिर वो वैसे ही उनकी एनर्जी थोड़ी हाई होती है। आप पिछले 1 घंटे से बड़े एनर्जी हाई में चल रही हैं, बहुत अच्छा। सर्दी आ गई है, मुझे देख के महसूस हो रहा होगा आपको। कराची में जनाब सर्दी आ गई है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके साथ साथ रहें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो आज कोट ऑफ द डे में हम बात करने जा रहे हैं। और ख़ुद का दूसरों के साथ नाज़रीन मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चांद, ये अपने वक्त पर चमकते हैं, दमकते हैं, अपनी रोशनी है, अपनी गर्मी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक अहमियत है। मुदस्सिर वो कहते हैं ना कि फिक्र ना करो, अपना वक्त भी आएगा। तो वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो बेहतरीन वक्त होता है, और उस पर वो चीज़ आपको मिलनी होती है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। और किस्मत का लिखा कहते हैं ना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, जो अल्लाह ने लिख दिया वो आपको मिलना ही मिलना है। और मौत की तरह रिस्क आपको तलाश करता है, तो जो चीज़ आपके नसीब में है वो आपको मिलनी है। इसी अच्छी बात के साथ जनाब हम अपने आगे बढ़ना है, और अब शामिल करनी है बड़ी खबर। लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज गाड़ी की टक्कर शुरू होने वाला मामला 23 साल लड़की की मौत पर जाकर रुका। 2 नौजवान सलाखों के पीछे, 3 फरार हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात मुआशरे के लिए सवालिया निशान हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए बच्चों से पहले वालिदैन की तरबियत जरूरी है। एक और आग कई और जाने ले गई। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशदगी के जिम्मेदारों की तलाश जारी। मामले की तहकीकात नशिस्तंद, गुफ्तंद, बर्खास्तंद तक महदूद न रहे। हुकूमत को यकीनी बनाना होगा आवाम में ऐसे हादसात की सूरत में खुद को बचाने की आगाही भी जरूरी है। बड़ी देर की आते आते मेहरबान। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी को आखिरकार लोड मैनेजमेंट का ख्याल आ गया। खिलाड़ियों को लीग खेलने से रोकने पर गौर। क्या वर्ल्ड T20 तक किसी खिलाड़ी को गैर मुल्की लीग न खेलने देने का फैसला इमाद वसीम के रिटायरमेंट की वजह बना? ये आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। और अदब से इश्क करने वालों का मेला कराची में सजा 5वां अदब फेस्टिवल, जो अपनी तमाम तर आनाइयों के साथ इख्तिताम को पहुंचा। इस बार के मेले का मुकम्मल अहवाल प्रोग्राम में बताएंगे। जनाब आज हमने मुदस्सिर से पूछना है कि जब वो फेस्टिवल में गए तो उन्होंने वहाँ कैसा महसूस किया, और कौन कौन वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। जी बिल्कुल। और अभी जनाब हम लोगों ने आपके साथ ट्रेंड्स शेयर करने हैं, और इस वक्त जो ट्रेंड है वो जनाब IPP इनकामों की, ये इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इलेक्शन की आमद से कबल मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ कामों की में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पिंडाल सजाया, जहां सरबरा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान और जहांगीर तरीन समेत तमाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और इस टॉप ट्रेंड में सारिफीन अलीम खान और जहांगीर तरीन से मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, उनसे उम्मीदें उन्होंने लगा ली हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट्स किए, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, और तभी ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। बिल्कुल। और दूसरे टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ेंगे, और वो है लाहौर ब्लूज। लाहौर ब्लूज के टॉप ट्रेंड की अगर हम बात करें तो कौमी T20 कप मैच में कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के भाई हनैन शाह की उम्दा बॉलिंग ने लाहौर ब्लूज को जितवा दिया। ट्रेंड में हनैन शाह के अलावा पाकिस्तान बल्लेबाज आजम खान के भी चर्चे हो रहे हैं।
अपने बैट पर फ़लस्तीनी परचम का स्टिकर लगाने पर बल्लेबाज आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया है। नेशनल T20 कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराची में जारी है, जिसमें 18 टीमें शरीक हैं। टॉप 10 में अब तक हज़ारों सार्फिन ट्विटर पर, एक्स पर शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा, बड़ा ये नसीम शाह के भाई हैं हुनैन साहब, क्या बात है भाई। और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और कल आजम तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे क्योंकि उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ था। अच्छा, वैसे मुदस्सिर आई थिंक सो उनको मालूम होगा ज़ाहिर है इन सारे रूल्स के हवाले से, लेकिन अब वो ये उनका इजहार एक चाहती है कि उन्होंने ये स्टिकर लगाया, भले उनको जुर्माना क्यों ना पे करना पड़े। तो खैर बड़ी अच्छी बात है कि अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ वो खड़े नजर आए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी मैंने देखा है कि कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो भरपूर तरीके से इस हवाले से इजहार कर रहे हैं यकजहती का। अलबत्ता आज आपको पता चौथा दिन भी है जंगबंदी का, अल्लाह करे, ये दुआ है कि ये एक्सटेंड हो जाए और वहाँ पर हालात अब बेहतरी की तरफ जाएं। अब मुदस्सिर, हम लोगों ने जिस वाक़े की बात करनी है, ये वाक़यात वो हैं जो कि हम अब कुछ बढ़ते हुए महसूस कर रहे हैं और आए दिन ये चीजें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, कभी कोई कम उम्र बच्चा जो कि रोड पर चलते हुए किसी को हिरासा करके गोलियां मार देता है या फिर एक्सीडेंटली जनाब कत्ल कर देता है दानिस्ता तौर पर। वहीं अभी लाहौर में एक वाकया पेश आया जहां पर जनाब एक बहस हुई है और 4 नवंबर को ये वाकया पेश आया था। कम उम्र लड़के जिग-जैग गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी से टकराए थे और आपस में बहस हुई। लड़कों ने मामू को बुलाया, उसके बाद जनाब झगड़ा हुआ, गोली चल गई। इन बढ़ते हुए वाकयात के पीछे सिर्फ एक मुहर्रकात होता है कि आपके पास असलहा भी है, आपको वालिदैन की सपोर्ट भी है और जिस तरह से आपकी तरबियत हो रही है उसमें आप अपना एग्रेशन वो गोली में, फायरिंग के में, असलहे में वो दिखा रहे हैं। हम बात करेंगे, खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से। खुर्रम, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस वाक़े में, क्या हुई है अब तक तहकीकात, क्योंकि 22 दिन गुजर गए इस वाक़े को? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो चूम के इलाके में पेश आता है। कम उम्र ड्राइवर जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, जिग-जैग कर रहा है और जो दीगर गाड़ी वहां पर सवार थी उन्होंने उसको मना किया, लेकिन वो तैश में आ गए। उसने अपने मामू को कॉल की और उसके मामू ने आते ही फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक 23 साल जो मेडिकल की स्टूडेंट थी वो मौके पर ही उसको फायर लगा और वो जख्मी हो गई और उसको पूरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिनाज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया और 1 हफ्ते के दौरान वो दम तोड़ गई। और अब पुलिस ने जो है वाक़े का मुकदमा उसी रोज जो है वो दर्ज कर लिया था और अभी तक पुलिस का यही कहना है कि 2 मुल्ज़मान जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, असला भी बरामद कर लिया गया है। जो दीगर मरकजी मुल्ज़म हैं वो फरार हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये इसमें कौन कौन शामिल है, दीगर मुल्ज़िमान है, फरार है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इस लड़की के जो वालिद हैं वो सोसाइटी के गेट पर ये दुहाइयां दे रहे थे कि गेट खोलो, मेरी बेटी जख्मी है। ये गेट जिन्होंने बंद करवाया वो कौन थे और क्या मौके वहाँ इख्तियार किया गया था? जी बिल्कुल, जो एनी शाहिद है वहाँ सोसाइटी की गार्ड है, उनसे भी हमारी बात हुई थी सैरिश। उनका यही कहना था कि वो असला लेज जो शख्स वहाँ पर आए थे, एक तो लड़की का जो अब्दुल हनान है उसका मामू था जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है। उसे हाथ में जो है वो असला थाना हुआ था और वो गार्डों को भी जो है वो टॉर्चर करता रहा और उसने कहा कि ये दरवाजा जो है बंद करो, ये सोसाइटी से बाहर नहीं जा सकते हैं और इनको जो है वो बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो वालिद था, जो उसकी बच्ची तड़प रही थी और तकलीफ में थी और उसको गोली लगी थी, वो दहाइयां मारता रहा और किसी ने जो है वो उसकी नहीं सुनी और उसको वहां से फायरिंग की और बआसानी बड़ी तसल्ली से जख्मी करने के बाद जो है वो मौके से फरार हुए। और जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस जो है वो कुआं पर पहुंची और बच्ची को जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया था, लेकिन बच्ची 1 हफ्ते से ज्यादा जो है वो जिना अस्पताल में जेर इलाज रही, लेकिन गुज़िश्ता रात जो है वो दम तोड़ गई। उसके बाद पुलिस ने जो है जब ये वाक़े पेश आया तो 2 नामालूम अफराद जो वहाँ पर पुलिस को मतलूब थे और CCTV फुटेज भी थी, लेकिन वहाँ पर जो मरकजी मुल्ज़म है जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है, जो बच्चा अब्दुल रहमान का जो है वालिद मामू था, वो अभी तक जो है फरार है। पुलिस तो जो फायरिंग करने वाले वो अभी तक फरार है, जमानतें तक भी हो गई हैं। तो ये मामलात हैं आदल और इंसाफ में, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला मामला वो हमारे सामने नजर आ रहा है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक ये वाक़या पेश है लाहौर में और कराची में भी सैरिश
जो गुज़श्ता दिनों एक मामला हुआ है वो बड़ा अहम है। कराची में गुज़श्ता दिनों एक और हादसा साने बन गया। राशिद मिनास रोड पर कायम शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के अफसोसनाक हादसे का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज तो कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल बासबब गफलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि इस शॉर्ट सर्किट के बायस ये वाक़या पेश आया। कहा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है, सॉरी, लेकिन इसमें 11 अफराद जान से चले गए। अभी कमेटी तो बना दी गई है। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। फिर ये भी कहा जा रहा था कोई एग्जिट वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल में 11 लोग अपनी जानों से चले गए, कुछ जख्मी भी हुए हैं। दम घुटना वहाँ पर देखा गया लोगों का, बड़ा अफसोसनाक मनाजिर थे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फवाद अतीक बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फवाद साहब, पहले तो मुझे इतना दुख हो रहा है कि हमारे यहाँ पता नहीं, ये हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि जब भी कोई इस तरह की बिल्डिंग बनती है, कोई मॉल बनता है, पता नहीं वो बाकायदा तौर पर क्यों इन सारी सेफ्टी रूल्स को मद्देनजर रखे बगैर नक्शे भी पास हो जाते हैं, बिल्डिंग्स बन भी जाती हैं। फिर जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो हम सोचते हैं कि ओहो, इसमें तो कोई रूल ही नहीं फॉलो किया गया। तो ये किस तरह देखा आपने, क्या जानें बचाई जा सकती थी? आपने दुख की बात की, तो ऐसे रोज़ाना कई दुख हम देख रहे होते हैं। पाकिस्तान में हर साल आतिशज़दगी के वाक़यात में 10 से 15 हज़ार लोगों की हलाकत हो जाती है। 1 से 1.5 लाख लोग ज़ख्मी होते हैं और कोई 500 अरब रुपए का माली नुकसान होता है इमलाक का। इस मुल्क में इन नुकसानात को कैसे कम करें, उसके लिए कानून, फायर सेफ्टी एक्ट, बिल्डिंग कोड बन गया है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन होनी है, जिसकी अमल दरामद होना है। जो कानून की अमलदारी होगी वो कब होगा? वो जब होगा जब यहाँ से रिश्वत ख़त्म हो जाएगी, जब हम लोग मुल्क के लिए इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये जानों का मामला है, ज़िंदगियाँ बचाने का मामला है, इसके अंदर इमलाक को बचाने का मामला है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपने जो मॉल के बारे में सवाल किया, पाकिस्तान के कानून के तहत हर उस बिल्डिंग में जिसकी ऊंचाई 38 फुट से ज़्यादा हो, 7-8 चीज़ें लाजिम करार दी गई हैं, जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एग्ज़िट डोर्स, फायर एग्ज़िट, फायर ब्रिगेड का वहाँ तक एक्सेस होना, इवैक्यूएशन प्लान और वहाँ फायर टीम का ट्रेंड होना। ये 7-8 चीज़ें हैं। जो भी इमारत इस क्राइटेरिया पे आती है, वहाँ ये कानून बन गया है कि चीज़ों को लाजिम करार दिया फवाद साहब, मुझे एक बात बताइएगा। देखिए, ये हम सबको पता है, ये अभी की बात नहीं, हम कई दफ़ा रिपोर्ट्स शेयर कर चुके हैं कि हमारे मुल्क में जो फायर फाइटर्स हैं उनकी तादाद कम है, हमारे पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कम हैं, कहीं आग लग जाती है तो हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर कुछ वैसे भी खस्ता हाल बिल्डिंग समटाइम बड़ी कंजस्टेड जगहों पर होती हैं। लेकिन ये मॉल्स जब ये बनाए जाते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि फायर फाइटर्स की गाड़ी बाहर मौजूद रहे 24 आवर्स, जो कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो एटलीस्ट हमारे पास फौरी की इमरजेंसी सर्विस मौजूद हो। दूसरा, ज़रा मुझे बताइएगा, जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई मॉल बनता है, उसकी आमतौर पर हम देखते हैं चार मंजिलें होती हैं, 4 फ्लोर्स या 5 फ्लोर्स होते हैं। कितने इसमें एग्जिट गेट होने चाहिए, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होने चाहिए, होना क्या चाहिए? एक सर्वे के मुताबिक कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स में जो बुलंद इमारतें हैं, 80% इमारतें आग बुझाने के इंतजाम से महरूम। एक मॉल में एक वक्त में कई हज़ार लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। सही। और वहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो ये तो हादसा भी रात को हुआ था, और जो मासूम जानें गई हैं ये वो लोग थे जो बेचारे रात को अपनी ड्यूटियाँ कर रहे थे, वहाँ पे कोई टेक्नीशियंस थे और इस तरह के लोग थे। दिन में अगर ये हादसा होता और आग लगती, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह भगदड़ मचती, लोग कैसे भागते। तो हर मॉल के अंदर जो जिम्मेदारी की आपने बात की है, तो ज़ाहिर है जो मॉल बनाने वाला है बिल्डर, ये उस वक्त तक नक्शा पास नहीं होना चाहिए जब तक कि उसके अंदर आग बुझाने के इंतजामात ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाए तो उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें वाकई इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, सिस्टम्स, फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं कि अगर कल को कोई हादसा हो जाए, एग्जिट दिए गए हैं कि वहाँ से लोग निकल सकें। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उसको मॉल खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसानात रोज़ाना होते रहेंगे। हम और आप इस हादसे के बाद एक दिन बैठ जाएंगे, अगले दिन फिर खामोश हो जाएंगे, फिर कोई हादसा होगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि ज़िम्मेदारी जहाँ मालिकान पे आयद होती है, चूँकि किसी भी मॉल की कंस्ट्रक्शन में, मालियत में 4 से 5%
रकम खर्च होती है जिसमें आप आग बुझाने के पूरा इंतज़ाम कर सकते हैं, वो आप बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए वो इंतज़ाम नहीं करते और लोगों की जानें वहाँ पे ज़ाहिर इमलाक और जानों का मामला होता है। तो ये कानून को भी इसमें अमल दरामद होना चाहिए कि बिल्डिंग खोलने की इजाज़त ही ना हो जब तक कि ये सिस्टम वहाँ ना लगा हो। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। अल्लाह करे कि इन सब चीज़ों पर भी मॉल बनाने वाले, अरबाब इख्तियार जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले हैं, वो भी सोचें, इस पर तवज्जो दें, तो इस तरह मासूम लोगों की जानें ना जाएं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये इक़दामात जो कि उठाए जाने चाहिए थे वो क्या हो सकते हैं, किस तरह हम ये सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। यही सब बताने के लिए इस वक्त मुदस्सिर के साथ एक टीम मौजूद है जो कि बताएंगे कि होना क्या चाहिए था। ओवर टू यू मुदस्सिर। शुक्रिया सहरिश। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, लेकिन इसमें एक फायर फाइटर की भी शहादत हुई है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि फायर फाइटर फुली इक्विप्ड हों और उसके बाद वो लोगों को बचा भी सकते हैं। एक तो बिल्डिंग्स में रास्ते नहीं हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए चीज़ें नहीं हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन दूसरी जानिब कैसे ये सेफ किया जा सकता है, हमारे साथ इस वक्त जो है वो फायरमैन भी मौजूद हैं साथ, और एजाज साहब भी मौजूद है जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हो सकता है। सबसे बुनियादी चीज़, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो खुद से क्या करना चाहिए जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है, फायरमैन पहुंचते हैं? तो देखें, अगर फायर स्टार्ट हो गई है बिल्डिंग में तो आपको ये कम से कम मालूम होना चाहिए कि अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ से निकलने के सेफ रूट्स क्या हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप घर के अंदर हैं, आपकी फैमिली को भी ये मालूम होना चाहिए व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। सबसे पहले घर के अंदर आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक आग स्टार्ट हुई है तो वो फौरन धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग में नहीं फैल जाएगी। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स। सही 3 से 5 मिनट के अंदर अगर आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, जल्दी से जाके फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास है तो आप उसको फौरन किल कर दें। तो फिर ये इसका मतलब है हर घर में होना ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका एक डेमो कर देता हूँ। बिल्कुल। ये और ये लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है उठाना, खोलना। देखिए, लेफ्ट हैंड से मैंने इसे उठाया है, इसकी पिन लगी हुई है सेफ्टी के लिए, वो मैंने निकाल दी है। अगर आप एक फायर देखते हैं, इसी जगह पर एक फायर है जो कि पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकती है। जस्ट टेक एन एक्शन। पास एक वर्ड होता है, पुल द पिन, एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर एंड आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। आग थी, आग इसने खत्म कर दी है। नाउ आवर बिल्डिंग इज सेफ। अगर बिल्डिंग में आग लगती है और ये आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ग्राउंड फ्लोर की फायर है, लोग अपनी जानें बचाने के लिए असेंबली एरिया होता है बिल्डिंग के बाहर, यानी सड़क पे चले जाएं तो आप बच जाएंगे। अगर आप छत पे चले गए, जो कि लोग आमतौर पर करते हैं, छत पे चले जाते हैं या किसी वॉशरूम में चले जाते हैं, किसी पॉकेट्स में चले जाते हैं, फायर डज नॉट किल यू एक्चुअली। यू नो व्हाट किल्स? स्मोक। अच्छा। बिल्डिंग में किसी भी पॉकेट से स्मोक अंदर आ जाएगा, आप और मैं सांस नहीं ले पाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट सेकंड? यू विल गेट अनकॉन्शियस, बेहोश होंगे। उसके बाद स्मोक भरता चला जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ब्रेन को माफ करती है, दैट इज अ पॉइजनस गैस। जलने से ज्यादा जो है वो स्मोक है, दम घुटना, दम घुटने की वजह से इंसान की हलाकत होती है। तो घरों के अंदर एक तो ये फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, जो फायरमैन जो हैं वो जब जा रहे हैं जी बिल्डिंग में, जैसे ये बिल्डिंग है, एक तो फायरमैन की शहादत क्या वजह थी कि वो हुई है? देखें, फायरमैन की अपनी सेफ्टी सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेफ नहीं है तो फायर के अंदर जहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं, भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, वहाँ आप फायरमैन को भेज रहे हैं कि वो जाके आग को बुझाए। तो हमारे साथ हारून गुल हैं, इनको हमने सेफ्टी गियर्स पहनाए हुए हैं। अच्छा। जिसमें फायर सूट है, टॉप टू टो इसकी सेफ्टी अगर इंटैक्ट होगी तो वो अंदर जाएगा। स्मोक होगा, जैसे मैंने कहा, स्मोक किल्स। और ये अगर जा रहा है ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर तो ये सांस कैसे लेगा? Obviously. कोई अगर बहुत ब्रेव आदमी भी है, अगर उसने स्मोक इनहेल कर लिया तो सेकंड थॉट उसकी आएगी नहीं। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो दूसरा सांस लेगा। तो हम ये दिखा देते हैं इसने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं। आइए आगे आइए। क्या क्या सेफ्टी मेजर्स? देखें, एक तो सबसे पहले ये हेलमेट है, ये अमेरिकन हेलमेट है। इसकी इम्पैक्ट जो होती है क्रशिंग की बहुत हाई होती है। अगर कोई फर्ज करें फायर हुई, ऊपर लकड़ी की कोई प्रोडक्ट थी जो जली और नीचे गिर रही है, कोई सीमेंट का कोई पीस है जो गिर रहा है, अगर ये इसके सर पे आके गिर गया तो ये ही इज नो मोर, वो नहीं रहेगा। तो ये हेलमेट पहनेगा। हेलमेट के साथ इसने ये फायर रिटार्डेंट सूट पहना हुआ है जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वहाँ कैसे जाएगा? ओके। और ये सेफ रखता है, ये सेफ उसको रखता है। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैंने आपको बताया? स्मोक किल्स। इसको हम टर्न करते हैं। देखें, इसने एक मास्क पहना हुआ है और ये सिलेंडर है जिसमें 1 आवर की एयर है। ओके। ये सिर्फ मास्क नहीं है, इसमें एयर है। और इसने ये मास्क पहना हुआ है, जब ये अंदर जाना चाहता है तो दो चीज़ें इसको अटैक करेंगी। वन इज स्मोक, अदर इज हीट।
अभी यहाँ पर होगा 25 डिग्री 20 डिग्री आराम से खड़े हैं। यहीं पर अगर 100 डिग्री हो जाए वी कैन नॉट सस्टेन। हम बात कर रहे हैं 1000 डिग्री की। तो ये अगर उसके पास जाता है, किसी की जान बचानी है, कोई अगर इसने रेस्क्यू करना है, या अंदर फायर ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, या कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो मेन स्विच ऑफ करना है। मेन स्विच ऑफ नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट तो बढ़ता जाएगा, मगर इसे आप कह रहे हैं जाओ और जाके उसको स्विच को ऑफ करो, सही। तो ये अपना सिलेंडर अच्छा, ऑन ये करेगा। मैं क्विकली ये जानना चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि ऐसी बिल्डिंग्स में तो एक ट्रेंड फायर फाइटर भी कम से कम होना चाहिए, फुली इक्विप्ड। बिल्कुल सही आपने कहा कि ऐसी जब फायर ब्रिगेड को आप कॉल करेंगे तो वो टाइम लेगी आने में, और मैंने कहा 3 से 5 मिनट का टाइम है। 3 से 5 मिनट में शायद फायर ब्रिगेड ना पहुंच सके। बिल्कुल। अगर आपने जिस तरह कहा कि अगर फायर ट्रेंड स्टाफ होगा वहां पर और वो ये सेफ्टी गियर्स उसके पास होंगे तो वो हेल्प कर सकेगा। देखें, 2 फर्क होते हैं। एक ब्रीथिंग अपरेटस है जो मैंने दिखाया, इसके पीछे सिलेंडर है जिसमें 1 आवर की एयर है। दूसरा, ये सिर्फ फिल्टर के साथ मास्क पहन लिया जाता है, जो कि होता है कि अगर जैसे आपके सहाफ़ी जाते हैं, कहीं पर एजिटेशन हो रही है और वहाँ पर आंसू गैस चल रही है, तो उसको फिल्टर करेगी, क्योंकि वो आदमी जो आपका स्टाफ मेंबर है वो ओपन एयर के अंदर, फायर के लिए जरूरी है, फायर के अंदर ये फिल्टर नहीं पहनेगा। सब बहुत शुक्रिया। ये जरूरी ये है कि आपके घर में तो कम से कम सिलेंडर, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हम देखते हैं आग, उसके लिए बिल्डिंग्स की जो अप्रूवल होती है वहाँ से लेकर इन तमाम तर चीज़ों को ज़रूरी है ताकि लोगों की जान बच सके। जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए बढ़ना है जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ फिटनेस के हवाले से भी बात करेंगे। फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। और ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त फवाद अतीक बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे सेफ्टी के हवाले से कि बिल्डिंग्स में आए दिन हम देखते हैं आग लगती है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है घरों के अंदर सेफ्टी का। मर्द हैं नहीं हैं, ख़वातीन हैं नहीं है, लेकिन जब आग लगती है तो कोई उसके सामने ठहर नहीं पाता है। तो घरों में सेफ्टी किस तरह से रखी जाए? एक सादा सा आग लग जाती है किसी भी तरह से, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, चूल्हे से भी फैलती। देखिए, आग तो फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाती है। मेरा आपसे ये सवाल, पब्लिक से भी ये सवाल है कि आपके घर में आग बुझाने का आला फायर एक्सटिंग्विशर है? नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें, अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप आग कैसे बुझाएंगे? हम अपनी जो अवेयरनेस कैंपेन होती है उसमें एक बात कहते हैं, एन एक्सटिंग्विशर एट हैंड इज़ बेटर देन 2 फायर ट्रक्स ऑन द वे। एक एक्सटिंग्विशर का हाथों में होना उन 2 फायर ट्रक्स से बेहतर है जो अभी रास्ते में हैं। तो सबसे पहले आपके घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जिससे आप आग बुझाएं। दूसरी बात ये कि आपको फायर ब्रिगेड का नंबर मालूम है? अक्सरियत को नहीं पता होता। अब नया नंबर जो है कराची में वो 1122 है। ये 1122 अभी यहाँ इब्तिदा है, कराची में शुरू हो रहा है। पंजाब में ये 20 साल पहले शुरू हुआ था। ये भी बड़ा अलमिया है इस शहर के साथ कि जहाँ टूटी हुई सड़कें, कचरे के ढेर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, वहाँ फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी इतना ही कमज़ोर होता है। तीसरा मेरा सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके कपड़ों में या मेरे कपड़ों में आग लग जाए तो आपने क्या करना है? आपको मालूम है? नहीं। ये सब वो सवाल आते हैं घर में अगर किसी के साथ ये हादसा हो जाए तो ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। हमें स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल करना है। खड़े हैं तो लेट जाइए, मुंह पे हाथ रख के लोट लगाइए। सही। अभी अगर आप एजाज आपको डेमो दे रहे थे तो बहरहाल इस वक्त डेमो टीम चली गई है, लेकिन स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल ये उस वक्त है जब आपके कपड़ों में आग लग गई। सही। इसी तरह अगर आपके घर में धुआं भर जाए तो आप कैसे निकलेंगे? यहाँ तो घर भी बिल्कुल बंद है, धुआं ऊपर की सिमत जाता है। सही। आपने क्रॉल करके, बेबी क्रॉल या फौजियों की तरह क्रॉल करके जो है कोनियों के बल रेंगते हुए उसमें से निकलना है, ताकि अमवाज जो होती हैं वो धुएं से ज़्यादा होती हैं, आग से कम होती हैं। तो धुआं अगर आपको एक दफ़ा लग जाएगा, आपने उसको कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया, सांस ले लिया, तो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा। तो इसलिए आपने रेंगते हुए जो है फौजियों की तरह उसमें से बाहर निकलना है। फिर अगला सवाल यही आता है कि अगर आपके फ्राई पैन में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? और ये बड़ा अमूमन वाक़यात होते हैं। जी, अगर उसमें पानी डाल देंगे तो आग और भड़क जाएगी। तो बेहतर ये कि फ्राई पैन की आग को या तो फायर ब्लैंकेट से बुझाएं या कोई सैंड मट्टी हो या उसके ऊपर कोई ढकना रख दें ताकि उसकी ऑक्सीजन जो है वो कट ऑफ हो जाए और वो बुझ जाए।
इसी तरह आपके घर में अगर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है बिजली का, उसमें आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पानी डाल दिया तो वो आपके अपने लिए ख़तरनाक हो जाएगा। ये 5-6 सवालात चीज़ें हैं जो हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे घरों में खुदा न खास्ता अगर हादसा हो जाए तो हमें कैसे बचा जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, इन चीज़ों के जो है वो एहतियात होना भी बहुत ज़रूरी है। हम चला अगले किसी प्रोग्राम में वहाँ पूरा डेमो भी करके दिखाएंगे और वहाँ देखेंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फवाद बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो है फ़िटनेस के हवाले से, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के माहौल में। और ख़वातीन के लिए आज खुसूसी फ़िटनेस सेगमेंट के साथ सैरिश हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ओवर टू सैरिश। जी थैंक यू सो मच मुदस्सिर। और मैं तो हुई ही जनाब आपके साथ हूँ। तो खैर इस वक्त जनाब हमने फ़िटनेस को लेकर बात करनी है, क्योंकि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। और अब तो माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन में सोशल मीडिया के आने के बाद मज़ीद वो शऊर आ गया है कि उनको कैसे जाज़िब नज़र दिखना है। और सारे काम अपनी जगह पर, भले हाउसवाइफ हो भले वर्किंग लेडी हो, लेकिन अगर आपने ख़ुद से मोहब्बत नहीं की तो ज़ाहिर है फिर लोग भी आपसे मोहब्बत नहीं करते। अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट दिख रही हो तो लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। वो तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती। तो आज फ़िटनेस पे बात करने के लिए सब फ़िटनेस ट्रेनर मेरे साथ मौजूद हैं, रजा इब्राहिम, जो कि आज हमें बताएंगी कि हमें फ़िट रहने के लिए कौन सा लाइफस्टाइल अपनाना है, और अगर एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी एक्सरसाइज घर पर रहते हुए करनी है। अस्सलाम वालेकुम रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सैरिश आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप You सुनाएं? look pretty today. थैंक यू सो मच। और वैसे तो खैर मुझे भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल अगर कभी मुझे कोई कहे ना कि आप माशाल्लाह बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं, आपने गौर से नहीं देखा। हर एक को एक्सरसाइज की नीड है, हम तो यही कहते हैं, हमें भी नीड है, सबको नीड है। बिल्कुल, क्योंकि बात है आजकल पाकिस्तानियों में जितनी तेजी के साथ ये शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बिल्कुल। ऐसे में आपकी रूटीन लाइफ में ये चीज़ शामिल होना ज़रूरी है। तो आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? मैं बताने वाली हूँ डाइट पैटर्न, इंटरमीडिएट फास्टिंग और एक्सरसाइजेज में जो है वो नॉर्मल एक्सरसाइज फॉर होम वर्कआउट्स, लाइक होम वर्कआउट। कहाँ से शुरू करें? पहले डाइट प्लान बता देते हैं, यानी डाइट का पैटर्न बता देते हैं। मैं आपको बताऊं कि आजकल जो भी जितने भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो भी है, मैं उनको बता रही हूँ कि आप जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। यानी जो विंडो में बता रही हूँ वो है 16 आवर्स की फास्टिंग प्लस 8 आवर्स में आपने खाना है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही है। हम खवातीन के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि नॉर्मली 12-12 घंटे पे ना लड़कियाँ जैसे खवातीन उठती हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, वो तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो जब वो हर काम से फ्री हो जाएंगी तो वो 1 बजे फिर पहला मील लेंगी, ब्रेकफास्ट, एंड देन उसके 2 घंटे के बाद लंच लेंगी, एंड देन स्नैक लेंगी, एंड देन डिनर लेंगी। तो वो सुबह के 9 बजे रात के 9 बजे बंद करेंगी अपनी फास्टिंग, और सुबह के 1 बजे तक उनके पूरे 16 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, वैसे ये इतना अच्छा नाजरीन तरीका है कि आप देखिए ना कि अर्ली जो इस्लाम के डेज थे उनमें हमारे जो नबी अकरम थे वो इतने रोज़े रखा करते थे। तो फास्टिंग तो बेहतरीन एक तरीका है कि आपका वजन भी कम होता है और आपकी सेहत भी अच्छी होती है, स्किन भी अच्छी होती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बताओ रजा क्या है कि हमारे यहाँ खवातीन ये करती हैं क्विक फिक्स, कि उन्होंने फास्टिंग तो कर ली, लेकिन वो लोग जिनको आदत हो चुकी है जंक फूड की या फिर बर्गर्स पिज्जाज खाने की, वो लोग कहते हैं जनाब 16 घंटे भूखा रह लेंगे, अब हमें आज़ादी, हम कुछ भी खा सकते हैं 8 घंटों में। तो उन्होंने जनाब उसमें बर्गर खा लेना है, पिज्जा खा लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करें। इसका मकसद ये नहीं है आपको फास्टिंग करवाने का कि आप अनहाइजीनिक फूड लें। आप हाइजीनिक फूड लें, उसमें जो है आप फ्रूट्स ऐड कर लें। फ्रूट्स आपकी बहुत सारी क्रेविंग्स को ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर देगा, यानी आपको थोड़ी सी शुगर क्रेविंग को ख़त्म कर देगा। तो वो जो एक क्रेविंग हो रही है कि भाई मैं ये भी खा लूँ, उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। प्लस आप इसमें पानी पिए, आप ब्लैक कॉफ़ी पिए, वो आपकी हंगर सप्रेस करेगा। आप इसमें प्रोटीन लें, जिसमें एग है, चिकन है, फिश है, इस तरह की चीज़ें जो है आप अगर लेंगी, यानी कि 16 घंटे की फास्टिंग के बाद या फिर आप ड्यूरिंग फास्टिंग पानी कॉफ़ी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। आपके जितने मॉर्निंग ड्रिंक्स हैं, जिसमें स्पेशली मैं आपको एक ड्रिंक बता दूं, मेथी दाना विद दालचीनी, जो कि आपके स्टमक को फ्लैट करता है और प्लस आपका वेट लॉस करता है। स्पेशली शुगर और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए ये टोटका बहुत अच्छा है। उनकी हर चीज़ को बैलेंस भी रखेगा और वेट लॉस भी कर देगा। यानी कि जनाब रजा ने ये बताया कि रात 9 से दिन 12 बजे तक आप फास्टिंग करें, 1 बजे तक। उसके बाद जनाब आप 8 घंटे में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। और 16 घंटे में आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, जिनमें कॉफ़ी, पानी, कोई भी जनाब डिटॉक्स वाटर, ग्रीन टी और ग्रेप फ्रूट का जूस आप पी सकते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह ग्रेप फ्रूट बड़ा अच्छा आया हुआ है। हाँ। अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। मस्ट। बिल्कुल, अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अगर हमें एक्सरसाइज करनी है,
कितने मिनट की जाए इस फास्टिंग के साथ? 45 मिनट्स जो है वो हेल्दी आपका एक्सरसाइज रूटीन है, पहली बात। दूसरी बात, आपने 4 डेज तो वर्कआउट करना ही है इन अ वीक। तो अगर आप इस पैटर्न को भी देखते हैं तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। यानी अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे भी वर्कआउट कर सकती हैं, वैसे तो डेली करना चाहिए वर्कआउट। चले संडे को आप स्केप कर दें तो रेस्ट डे कर लें अपना, थोड़ा रेस्ट दे लें अपनी बॉडी को, लेकिन डेली वर्कआउट करें। अगर वर्कआउट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट वॉक तो करें ही करें। सबसे पहले अपना हार्ट रेट फास्ट करते हैं और हार्ट रेट फास्ट करने के लिए आप जंपिंग जैक्स करते हैं। अगर आप इस तरीके से, अगर आप जो है वो नया नया आपने वर्कआउट स्टार्ट करा है या आप क्रॉस कर चुकी हैं 40 इयर्स या 35 या आप बीमार हैं, तो आप इस तरीके से अपना जो है वो स्टार्ट करेंगी। यानी हार्ट रेट को पंप करना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से आप जंपिंग करें, ठीक है, स्लो स्लो स्लो। और उसके बाद जो है आप हाई नीज करें, ठीक है। हाई नीज को जो है वो आप फास्ट करेंगी, 1 2 3 4 50-50 के 2 सेट्स लगाएंगी। अगर आपके सैडल बैग्स हैं, साइड्स हैं, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 एक्सरसाइजेस बता देती हूँ, जो कि हम हर खवातीन का मसला है कि हमारी साइड्स कम करवाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे अपना स्टमक निकाल के बाहर और साइड टू साइड विद डंबल्स एंड वेट्स। नहीं है अवेलेबल तो बॉटल्स आपके घर में अवेलेबल होंगी, आप बॉटल्स के साथ जो है ये वर्कआउट कर सकते हैं। जबरदस्त। पैर बंद करके भी कर सकते हैं और पैर खोल के भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। वाइपर होता है आपके घर में? वाइपर होता है, तो आप वाइपर लेके यूं करें, आपकी जो है वो इससे शेप आएगा आपकी वेस्ट में और आप इस तरीके से साइड टू साइड भी करेंगी। इसके अलावा 2-3 एक्सरसाइजेस और है साइड्स की, 1 2 बोथ साइड्स, 3 4 5 6 और लास्ट एक्सरसाइज फॉर योर साइड्स, गेट डाउन एंड साइड, गेट डाउन एंड अदर साइड्स, ठीक है। जबरदस्त। 1 साइड 2 अदर साइड। तो ये आपकी कुछ साइड्स की एक्सरसाइजेज हैं। और आपको बता दें कि कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होती कि जी रज़ा इब्राहिम मेरी साइड्स बड़ी हुई है या मेरा पेट बड़ा हुआ है तो मैं डेली बेसिस पे ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ। नो, इट्स रॉन्ग। अच्छा, आपने हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है, कंपाउंड वर्कआउट्स करने हैं। अगर आप आइसोमेट्रिक भी करें, लेकिन अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पार्ट बड़ा हुआ है, जैसे मेरे फ्लैबी आर्म्स हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई सवाल आता है, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे आर्म्स कर लें, लेकिन ऐसे नहीं करें कि आप जो है ना वो डेली बस ऐसे ही कर रहे हैं, रोज आर्म्स कर रहे हैं। बिल्कुल, कि रोज आप ट्राइसेप लगा रही हैं, रोज आप जो है ना आर्म्स यूं कर रही हैं। मेरे रज़ा इब्राहिम मेरे शायद रोज आर्म्स करने से आर्म कम हो जाएंगे। सही, स्पॉट रिडक्शन नहीं होती, लेकिन ये कि ऑल्टरनेट डेज पे जो है वो मसल ज्यादा करना है। प्लस आप जो है वो अगर आपकी साइड्स हैं या एब्स हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे अगेन। अच्छा रज़ा, मुझे एक बात बताएं, मैंने रिसेंटली ट्यूटोरियल देखा था जिसमें एक हजरत जो थे, वो जाहिर है आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई गाइड कर रहा है, हर कोई बता रहा है जो जो एक्सपीरियंसेस हैं अपने। उन्होंने बोला कि ये रनिंग या फिर ये जो वॉक है ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती, लिहाजा ये आप अपने जहन से निकाल दें कि एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी पड़ती है और वो भले आप जिम में करें या इस तरह वर्कआउट करें, लेकिन ये वॉक और रनिंग कुछ नहीं। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ ये समझते हैं हर कोई एक दूसरे को तनकीद पहले करता है, एडवाइस नहीं देता। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं कि ना हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मैं वही बता रही हूँ ना, हर कोई शेयर कर रहा है, लोग फॉलो करते हैं। अब मैं हूँ, अब मेरा जो बेसिकली जेनर है ना वो फीमेल्स है, फीमेल्स क्लाइंट्स को मैं डील कर रही होती हूँ। तो फीमेल क्लाइंट्स आर डिफरेंट एंड मेल क्लाइंट्स आर डिफरेंट। तो फीमेल क्लाइंट को जिस चीज से फर्क पड़ रहा है जरूरी नहीं है कि वो मेल्स को भी फर्क पड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई फीमेल आई है तो उसको अगर मैं हल्का सा कार्डियो कराऊं और एब्स कराऊं, साइड्स कराऊं, उससे 10 किलो गिर जाएगा एट वंस। ये उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, ये उसका बॉडी टाइप है, ये मेरा काम है बिकॉज मैं कोच हूँ, मुझे पता है कि मुझे उसको क्या कराना है। क्या पता उनके साथ ये हुआ हो या उनके जो हो कि वो वॉक कर रहे हो तो उनको कोई असर ना हो रहा हो। ये भी होता है कि जैसे वो जो उनके जो क्लाइंट्स हैं या उनका जो जिस ग्रुप को वो ट्रीट कर रहे हो तो उस ग्रुप में जो है ना वॉक से कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसा नहीं है। देखिए कार्डियो का मकसद क्या है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है ये। बेसिकली जब ये आपके हार्ट को पंप करेगा और आपको स्टैमिना आपका बूस्ट होता है, देखें आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म होती हैं। आपको कितना फ़ायदा होता है वॉक करने से। वॉक के अलग बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कार्डियक इश्यूज़ हैं या शुगर के पेशेंट्स हैं, दे कैन नॉट गो फॉर कि वो बहुत ज़्यादा हाई वर्कआउट करें, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें, स्ट्रेंथ करें, वो नहीं कर सकते। तो उनको फिर जो है हम अच्छा, मैं आजकल ज़ाहिर है आपको बता रही हूँ कि हम लोग तो देखते रहते हैं ना कि लोग क्या करें, काफ़ी अवेयरनेस भी पैदा होती है कि भाई सोशल मीडिया पर जब लड़कियाँ यंगस्टर्स देखती हैं तो उनको एक होता है कि यार हम भी फिट रहें, क्यों नहीं। हमारी जो एक्ट्रेस है सना, उन्होंने कितना हार्ड वर्कआउट किया। आई डोंट थिंक सो कि आप नॉर्मली वो कर सकते हो,
देखिए इसमें हम फिर ये करते हैं, अगर आप यंग हैं तो हम इसमें आपको फिर ये एडवाइस देते हैं कि आप 3 दिन जो है वो कार्डियो करें, यानी 3 दिन हिट और एरोबिक्स और इस तरह का वर्कआउट करें जो कहने का मकसद ये कि किसी को देख के नहीं आप कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना 35 kg वेट लॉस करा है आफ्टर सी सेक्शन, तो लोग कहते हैं रिजा इब्राहिम आप अपना डाइट प्लान बता दें, आप अपना वर्कआउट और लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। उससे उनकी बॉडी पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि उनको फर्क पड़े, क्या पता वो उससे बीमार हो जाए, फिर वो क्या बोलेंगे कि रिजा इब्राहिम ने तो हमें गलत गाइड कर दिया। तो ये आप खुद अपने साथ गलत कर रहे हैं। आप अपना एक स्पेशल कोई ट्रेनर हायर करें, ऑनलाइन कर लें, अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, सोशल मीडिया का दौर है जैसे कि सैरिश ने बोला, तो आप जो है जरूर अपना कोई एक्सपर्ट हायर करें एंड देन उसके बाद जो है कोई फैसला करें कि अब हमें क्या करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि रिजा, अगर हमारे ये वेस्ट आपने बताया, इसमें स्ट्रेचिंग के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखें समटाइम होता है कि बॉडी ट्विस्ट लोगों को घर में नहीं करना आता, जब तक कोई ट्रेनर मौजूद ना हो ना, वो नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वो कर रहे हैं ट्विस्ट, लेकिन वो हो नहीं रही होती क्योंकि वो पूरी बॉडी उसे घुमा रहे होते हैं। तो उसका कोई हल बताएं क्या है? एक तो वाइपर वाला आपने बता दिया, इसके मैंने आपको बताया कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सारी जो है आपकी साइड्स की ही एक्सरसाइज है ना, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब आप इसके 50-50 के रैप्स लगा लें लाइक दिस, ये देखें, ये भी अब मैं आपकी साइड ही वो कर रही हूँ, देख रही है, साइड्स भी कर रही हूँ, प्लस मेरा लोअर बैली और मेरा अपर बैली जो है वो भी जो है टारगेट हो रहा है, मेरे लेग्स भी मूव कर रहे हैं। इसके अलावा आप लंजेस भी कर सकती हैं, देखें 1, इससे ना सिर्फ आपकी जो है वो लोअर बॉडी जो है वो टोन होगी, बल्कि टायर भी कम होगा, लोअर बैली भी कम होगा आपका, प्लस आपके लिए जो है ना ये आपके हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, यानी आपकी जो लोअर बॉडी है उसके लिए बहुत अच्छा है। अब वो खवातीन जिनका सी सेक्शन है और उनकी कमर में ये बैक एक निकल आती है, स्पेशली सर्दियों में, वो कर सकती हैं ये? हाँ बिल्कुल कर सकती हैं, अगर वो योगा कर रही हैं उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगी वो सब सही हो जाएगा। देखिए डिपेंड करता है उनका वेट कितना है, अगेन दिस कम फर्स्ट कि आपका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सी सेक्शन लेडी, अब मैं सी सेक्शन लेडी हूँ तो मैं तो कर सकती हूँ आराम से। अच्छा क्विकली, अगर आप उनके टाइम अब काफी शॉर्ट है, बस आप ये बता देगा कि लोअर बेली या फिर ये वेस्ट के लिए जो स्ट्रेचिंग है वो 3-4 स्टेप्स क्या है, ताकि फिर हम जाएंगे आगे। स्ट्रेचिंग नहीं, बेसिकली एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, बता दीजिए। ओके, कि जो है वो आप लेट के क्रंचेस कर सकती हैं, देखें आप ये भी कर सकती हैं 1, 2, ये भी आपकी बेली को ही टारगेट कर रहा है, सही है। नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड 2, 3, 4, 5, सही, 6, 7, नेक्स्ट, ऐसे करें, और सारी खड़े होकर करवा ली, सारी खड़े होकर करवा रही हूँ लेट के भी करवा। अच्छा, लेट के भी, क्योंकि नॉर्मली जो हम अपना एब्स या साइड्स टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो वो मैट बिछा के सही वो करते हैं हम पे, सही उसमें ये कर लेते हैं हम। सही। इसके अलावा स्क्वाट्स लगाएं, तो वन ऑफ द फेमस, देखें आपने जो है वो शोल्डर के इक्वल अपने लेग्स, ये आपके फुट्स हैं, एंड देन आपने लाइक सीट पर जैसे हम बैठते हैं लाइक दिस, 1, 2, 3, इससे आपके लेग्स भी टोन हो रहे हैं क्योंकि लेग अप में चढ़ गया। देखिए 3 करने में ही आपको सांस चढ़ गया। ठीक है, चलिए जनाब, जबरदस्त, थैंक यू सो मच रिजा फॉर योर टाइम। और ये वाकई बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप ये घर पे करें तो भाई बाकायदा आपको स्वेटिंग भी होगी और आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, उससे आपको लगेगा कि आपकी बॉडी कुछ हल्की महसूस हो रही है। तो लाजमी ट्राई करें, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी खवातीन का जो प्रॉब्लम है वो बेली फैट का ही है, लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हम उसी को फोकस करेंगे, बाजू और शोल्डर्स का भी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और अब जनाब हम चलेंगे मुदस्सिर साहब के पास वापस। मुदस्सिर, ओवर टू यू। शुक्रिया सैरिश। रिजा बता रही थी कि फ़िट रहना कितना ज़रूरी है ख़वातीन को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़िट रहना ज़रूरी है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, हॉकी में हो। अब मामला ये है कि NOC के मामले पर सेलेक्टर्स और क्रिकेटर्स आमने सामने आ गए हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि इमाद वसीम ने मजबूर किए जाने पर रिटायरमेंट का फैसला किया है। इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर सोशल मीडिया समेत PCB में भी बाज़गश्त हो रही है, जबकि कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से उनकी रिटायरमेंट पर हैरानी का इजहार भी किया जा रहा है। कौमी बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और शादाब खान की जानिब से इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर सोशल मीडिया एक्स पर बयान सामने आया। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद PCB को आखिरकार लोड मैनेजमेंट का भी ख्याल आ गया। अब्बास शबीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, ये रिटायरमेंट इमाद वसीम की लीग्स खेलने की वजह से हुई है, टीम में शामिल ना किए जाना है, वजह क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, आपको याद होगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और उससे पहले जब इंजमाम उल हक की इंडक्शन हुई थी, उसमें इंजमाम चाहते थे कि जो लीग्स खेलने का इख्तियार है प्लेयर्स का वो चीफ सेलेक्टर को दे दिया जाए। वो इख्तियार भी इंजमाम उल हक को दिया। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये बातें तय हुई थी कि चूंकि हमारे क्रिकेटर्स बहुत जल्दी अनफिट हो जाते हैं,
बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं और जब पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिलता है तो उनके फिटनेस के ऊपर एक सवालिया निशान होता है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सेसिव लीग्स की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो ज्यादा लीग खेलने की वजह से आप देखें कि बहुत सारे प्लेयर्स या तो पाकिस्तान नहीं खेल रहे, जिस तरह शाहीन आफरीदी हैं, उन्होंने लीग्स को मना कर दिया कि मैंने लीग्स नहीं खेलनी, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। कुछ क्रिकेटर्स की जो प्रेफरेंस होती है कि वो लीग्स खेलें क्योंकि लीग्स के अंदर पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि सिर्फ पीएसएल के साथ एक लीग खेलने दी जाए, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए। प्लेयर्स सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा, अहमद वसीम कोई ऐसा रास्ता नहीं, जैसे अभी डेविड वार्नर का हमने देखा कि वैसे तो वो उस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी मेरे साथ हो सकती है लेकिन मैं लीग खेलूंगा, तो क्या फिर बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स होने के बाद लीग की तरफ आ रहे हैं? अदरवाइज हमने पूरी दुनिया में देखा इतनी लीग्स नहीं खेली जाती जितनी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते रहे 1 साल पहले तक। लेकिन पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया है इन तमाम प्लेयर्स का, जिसमें सिर्फ एक जो अपने मुल्क की लीग होती है आप वो खेल सकते हैं और एक एक्स्ट्रा लीग आपको खेलने की इजाजत होगी। पूरी दुनिया में आप देखें कि कहीं पे प्लेयर्स एक्सेसिव लीग्स नहीं खेलते, उनकी पहली जो प्रेफरेंस होती है, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो अपने मुल्क की क्रिकेट होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। माजी के अंदर प्लेयर्स को एनओसी दे दिए गए हर लीग्स के अंदर, चाहे वो श्रीलंका लीग है, चाहे वो बिग बैश है, कोई भी लीग आप निकाल के देख लें कि प्लेयर्स कनाडा से उड़ रहे हैं, श्रीलंका पहुंच रहे हैं, श्रीलंका से उड़ रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, दुबई से उड़ रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं। तो ये एक्सेसिव क्रिकेट, ये क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉपर्टी है। अगर ये लीग के अंदर जाकर ये अनफिट हो जाते हैं तो पाकिस्तान का इससे नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने प्लेयर को तैयार करता है। इमाद वसीम के जो सोशल मीडिया पर मैं भी गुज़िश्ता 2 दिनों से देख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात भी की है कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जी उनसे कोई जबरदस्ती रिटायरमेंट ले ली गई है या उनको इजाजत, लेकिन जिस प्लेयर को ज्यादा लीग खेलने का शौक है वो उनको रुखसत कर दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है, क्रिकेट बोर्ड की जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट पे तवज्जो नहीं देंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर हम बात करें तो इमाद जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हमें नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो टीवी की हद तक तो बड़े गरीदार किस्म के अपने तर्जिए दे रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक में भी वो नहीं खेल रहे और फिर अब उनकी रिटायरमेंट, ये क्या सीन है कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे, इंटरनेशनल भी नहीं खेल रहे? ये बहुत जबरदस्त आपने बात की कि डोमेस्टिक के ऊपर बहुत से प्लेयर्स का रुझान नहीं है। सरफराज को देखें आप कि सरफराज कितना बड़ा प्लेयर है। उस दिन मोहम्मद हफीज ने सरफराज के हवाले से बड़ी अच्छी बात की रावलपिंडी स्टेडियम में। सरफराज एक रोल मॉडल है एज अ सीनियर प्लेयर। सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को मनवाया है, बहुत अच्छा खेला, परफॉर्म किया है और टीम के अंदर जगह बनाई है। तो बाकी प्लेयर्स के लिए भी यही रूल्स अप्लाई होगा, आप पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी रिसेंटली मैंने ये भी सुना है कि मोहम्मद आमिर से भी कांटेक्ट किया गया है, तो इस हवाले से कि बड़ा कुछ मतलब अलग किस्म के इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं कि उन्हें भी कहा गया है कि जी वर्ल्ड कप में आप जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है तो आप लोग अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करें। तो ये चेंजेस के हवाले से बताएगा, कुछ सोच में तब्दीली देख रहे हैं हम? ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि अभी तक किसी और क्रिकेटर से कोई बातचीत नहीं की। आप पहले डोमेस्टिक में परफॉर्म करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, फिर आपके ऊपर सोचा जाएगा और आपका नाम अंडर कंसिडरेशन होगा। हमारे पास बड़ी अच्छी लॉट है, T20 क्रिकेट है। अभी यूएस के वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी को टीम की कमान दे दी है। अच्छे प्लेयर्स हमारे तैयार होंगे। आप देखिएगा न्यूजीलैंड में जो 5 T20s हैं उसमें थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। सबसे बड़ा चेंज जो अब हमें क्रिकेट टीम के अंदर नजर आ रहा है, जो रावलपिंडी में भी 3-4 दिन से टीम प्रैक्टिस कर रही है, कि आपके अपने कोचेस हैं, हफीज है, उमर गुल है, सईद अजमल है और आपकी अपनी लॉट है। इससे आप भरपूर फायदा उठाएंगे। जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा, मैं एक बात और मुझे बताएगा कि जो भी लोड मैनेजमेंट का ख्याल आया है और कहा जा रहा है कि जी आपको लीग्स नहीं खेलने दी जाएंगी, तो जाहिर है जिन्होंने लीग्स खेलनी है क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके होंगे या फिर वो एज सच बाउंड नहीं थे? अगर पीसीबी उनको रोकता है तो वो रुकने के लिए तैयार होंगे? कोई किसी किस्म की हेजिटेशन या फिर कोई मुजाहिमत तो नहीं नजर आ रही आपको प्लेयर्स की तरफ से इस फैसले पर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं उसमें जो प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो तो खेल रहे हैं। जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है
वो एनओसी लेते हैं क्रिकेट बोर्ड से। बेसिकली एक तरीकेकार होता है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्रिकेट बोर्ड से लेना होता है किसी भी लीग के लिए। तो अब क्रिकेट बोर्ड पर डिपेंड करेगा कि किस प्लेयर को किस लीग के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है, कौन सा प्लेयर कौन सी लीग खेल सकता है। और जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो आजाद है, वो आगे भी काउंटीज खेल रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको तो पीएसएल के अलावा एक ही लीग मिलेगी। लेकिन एक चीज हारिस के हवाले से, हालांकि वो टेस्ट में उस तरह नहीं खेले हैं, लेकिन अब हारिस का टेस्ट टीम में ना आना बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो हारिस पर बोर्ड क्या सोच रहा है? देखें, अभी मोहम्मद हफीज, सईद अजमल, उमर गुल और जो थिंक टैंक्स हैं क्रिकेट बोर्ड की, जो मैनेजमेंट है, वो देख रही है कि कोई ऐसा पूल बनाया जाए। बेसिकली अभी हम दोबारा रीवैम्प के ऊपर चले गए हैं। हमें पूल बनाना है फास्ट बॉलर का, स्पिनर्स का और बैट्समैन का। जब हमारे पास पूल होगा, हमारे डगआउट के ऊपर प्लेयर्स होंगे, तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके ऊपर बेसिकली अभी काम हो रहा है। इंडिविजुअल किसी प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा। इसमें एक चीज जरूरी है ऐड करना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें लिखी गई है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप जितने भी सीनियर प्लेयर हों फिर वो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भाई 200% तक भी मैंने देखा है, सैलरीज में उनकी रेज उनको मिला है और कैटेगराइज किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास, सब मौजूद रहे हैं। और जाहिर है फिर उतनी तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है जब पता होता है सैलरीज इतनी है तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो जवाब दे तो होना पड़ता है। नहीं आओ बिल्कुल। और यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक विद वेदर वॉल। और जनाब कुछ मौसम की बात की जाए तो शहरी गर्म कपड़े निकाल लें, क्योंकि अब सर्दी बाकायदा तौर पर आ गई है। सर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है और टेम्परेचर्स की अगर बात की जाए तो वो भी जनाब ऊपर नीचे जा रहे हैं। वैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में तो नीचे ही जा रहे हैं। कराची में दिन के वक्त कुछ ऊपर होता है फिर नीचे चला जाता है। और कराची में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश ने टेम्परेचर को गिरा दिया है। बालाई इलाकों में लोग सर्दी की वजह से ठिठरने लगे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं की एंट्री से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बादल बरसने की पेश गोई। जाहिर है बादल बरसेंगे तो ही ठंड भी बढ़ेगी। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आपको पता है जब बर्फबारी होती है तो सयाह जो हैं वो रुख कर लेते हैं इन्हीं नॉर्दर्न एरियाज़ का मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो माहिर मौसमियात ने भी खबरदार किया है कि रवां साल दिसंबर में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो अल्लाह करे कि जहमत ना बने। और दूसरी जानिब अगर अहम शहरों के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कराची में टेम्परेचर इस वक्त फ़िलहाल 24 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 24 है। और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 17 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान है। लाहौर की अगर बात की जाए तो ऊपर आप देख सकते हैं फिल वक्त वहाँ पर 18 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन कम से कम ये 11 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 24 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद भी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक जाने का इम्कान है। कोयटा में सर्द हवाओं के साथ कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर में भी कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हवाले से बताया जा रहा है। तो ये था मौसम की अपडेट और शोरली वी विल कीप यू अपडेटेड। तो अब जनाब मैंने आपको बड़ी ज़बरदस्त जगह पर लेके जाना है। मौसम का हाल अहवाल तो आपने ले लिया, आप ज़रा चलते हैं और कुछ अदब फेस्टिवल का हाल अहवाल लेते हैं। वहाँ पर 2 रोज़ा ये फेस्टिवल था, क्या सूरत हाल रही, चल के देखते हैं। मुदस्सिर इकबाल वहाँ पर हमें सूरत हाल बताएंगे। कहते हैं कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ये अदब एहतराम के साथ साथ लिटरेचर कहलाता है। और अदब के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको तालीम का होना, एजुकेशन का होना, सकाफ़त और तहज़ीब का जानना वो बहुत ज़रूरी है। कराची में इस वक्त 2 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और ये लिटरेचर फेस्टिवल सैटरडे संडे को रखा गया। मुख्तलिफ सेशंस हैं, 40 से ज़ायद स्पीकर्स हैं, तकरीबन कुछ 20 सेशंस हैं, मुशायरा है, बहुत सी चीज़ें। और पूरे पाकिस्तान के जो अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो ये है कि कराची के लोग यहाँ पर नौजवान हों, बुज़ुर्ग हों, ख़वातीन हैं, बच्चों के लिए भी सेशन रखेगा, बहुत से लोग हैं। तो आइए चलते हैं, आपको कुछ लोगों से भी बात करवाते हैं जो यहाँ स्पीकर्स मौजूद हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं वो यहाँ पर हैं। उनसे जानते हैं कि ये लिटरेचर फेस्टिवल इस वक्त कितना ज़रूरी है
और क्या हासिल हम कर पाते हैं। फेस्टिवल की जो शान और ख़ूबसूरती है, इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लिटरेचर फेस्टिवल में सर कैसा लग रहा है, आप आए हैं कराची में? देखिए, कराची आना तो हमेशा ही अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिटरेरी फेस्टिवल है ये इस फ़ज़ा में हर तरफ एक इंतशार है, एक परेशानी है, तो इससे ज़रा सी एक पनाह मिलती है, अमान मिलती है। किताब की पनाहगाह सबसे बेहतर पनाहगाह है। इससे अच्छा दोस्त नहीं, इससे अच्छा सुकून नहीं, इससे ज़्यादा लुत्फ़ नहीं। ये लिटरेचर फेस्टिवल, अदब के फेस्टिवल्स बहुत एक अहम हिस्सा अदा कर रहे हैं सकाफत को पायदार बनाने में। ये कोतवाल नामा ज़वाल का उरूज, डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साबिक आईजी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये कोतवाल नामा है ज़वाल का अरूज, जिसमें बुनियादी तौर पे हम माशरे से बात कर रहे हैं कि माशरे में किस तरह ज़वाल हुआ है बहुत सी चीज़ों का, जिसमें फैमिली वैल्यूज़ और नेबरहुड के जो ट्रेडिशंस हैं और इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस और फिर सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे डेकेडेंस आया है ओवर द ईयर्स। इट्स एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या बेहतरी भी हुई है और कहाँ स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आप कह सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। शाहबाज तसीर साहब की बुक भी लॉन्च हुई है, उनसे बात करते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल और इस किस्म की एक्टिविटीज़ वो इस वक्त पाकिस्तान की कितनी ज़रूरत है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैंने पिछले 1 साल में देखी है, जब से मैं इस रोड शो पे लगा हुआ हूँ लेक्चर्स देने और फेस्टिवल्स अटेंड करने में, आई एम सरप्राइज कितने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। एंड ये एक अमेजिंग चीज़ है। ये लोग जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं ये आपकी सोसाइटी को एक गिफ्ट दे रहे हैं। एंड बुक्स सेव यू, दे एनलाइटन यू, दे चेंज यू, and it's just wonderful to see this happening in my country. It's really it's the best thing that I've seen in a long time. नूरुल हुदा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब सियासत शऊर हर तरह से मार दिया जाए समाज में और मुल्क में, यहाँ से काम शुरू होता है लिटरेचर का, अदब का। वो नहीं चुप हो सकता। हमें चाहिए कि हम यंग लोगों को ही प्रमोट करें, उनसे सुने कि हमने क्या किया अब तक और उनसे आगे बढ़ने के मौके दें। ये चाहे इलेक्शन हो और चाहे कुछ भी हो, हम नौजवान नस्ल चाहते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल की ये जो रौनकें हैं कराची वालों के लिए खूबसूरत, वो हैं अमीना सैयद की बदौलत। इतना कुछ आपने इस फेस्टिवल में रखा है, उसका जो रिस्पांस है कराची वालों से, जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, माजी में करती हैं, इस बार वो कैसा रहा है? जब 13 साल पहले मैंने पहली फेस्टिवल की थी, लिटरेचर फेस्टिवल पाकिस्तान में, जो अब तहरीक बन गई है, तो ये कराची की सपोर्ट थी, कराची वालों की। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंध से भी लोग आए हैं, सिंध के कोनों कोनों से लोग आए हैं, तो पूरे सिंध की हमें सपोर्ट मिल रही है। ऐसे फेस्टिवल्स अगर होंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है कि वो लगाव जो है वो एक दफ़ा फिर शुरू होगा और लोग पढ़ने की तरफ राग़िब होंगे। एक पढ़ने लिखने का और किताबों का जो जहाँ जहाँ एक मैं समझती हूँ कल्चर है, उसको लिटरेचर फेस्टिवल्स बड़ा फ़रोग़ देते हैं और एक खुली फ़ज़ा में बातचीत, सकाफ़ती एक्टिविटीज़ और मुहज़्ज़ब माशरों का काम होता है ये करना। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कराची में, इट ब्रिंग्स पीपल क्लोज़र। और इस पे हमने सबको बुलाया हुआ है आज, फ्रॉम लाहौर टू न्यूयॉर्क। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि नौजवानों में लिटरेचर फेस्टिवल में अब हम पिछले तकरीबन 10 साल से देख रहे हैं, बहुत शौक़ है, लोग आ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। लिटरेचर फेस्टिवल में बेसिकली हम इसलिए आए हैं कि न्यू चीज़ें हम लोग देख सकें, क्या आजकल इन ट्रेंडिंग क्या चीज़ें चल रही हैं। Very insightful and inspiring and it taught us what we want to do with our own festival. जब तक इंसान का किताब के साथ रिश्ता बरकरार है, लिटरेचर फेस्टिवल इसी तरह से कायम व दायम रहेंगे। लेकिन इस लिटरेचर फेस्टिवल के असरात माशरे पर जिस तरह मुस्बत हो रहे हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रिज़ल्ट्स इस मानों में होंगे कि पाकिस्तान में डायलॉग शुरू हो, पाकिस्तान में अदब लिटरेचर की बात हो और सोल्यूशन की तरफ आया जाए,
तो फिर ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल के फ़वाइद भी होंगे। बहुत से लिटरेचर फेस्टिवल होते रहते हैं कराची में बहुत सी जगहों पर, तो अगले आने वाले वक्त में हम उनसे भी आपको रुशनास करवाते रहेंगे। वापस चलते हैं स्टूडियो में और मज़ीद खबरें देखते हैं। जी जनाब, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और क्या बात है मुदस्सिर, आपने तो इतनी ज़बरदस्त वेस्ट कोट पहनी हुई थी और आपने खूब इंजॉय किया है फेस्टिवल को, मुझे समझ आ गई। बिल्कुल इंजॉय किया। लिटरेचर फेस्टिवल में ज़्यादा जो चीज़ है वो इल्म है, तालीम है, नॉलेज है, लोगों के साथ बैठना है, वहाँ शायरी है, मुख्तलिफ किताबें। मैं मुख्तलिफ सेशन सुने। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, डॉक्टर मुईद यूसुफ जो है वो उनका सेशन चल रहा था, वो सुना। फिर डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक लॉन्चिंग थी, उसमें थे। फिर कलीम इमाम साबिक IG, उनकी भी बुक लॉन्च हो रही थी, दूसरी बुक, तो उसमें भी मैंने वो भी सेशन देखा। फिर किश्वर नाहीद की शायरी, आपके बच्चों ने कितना एंजॉय किया? मेरे बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया है, वो खूब उनको अच्छा लगा। फिर शॉपिंग की उन्होंने, कुछ किताबें अपने लिए। अच्छा, मैंने देखा है बड़े जबरदस्त कैची किस्म के इन्होंने वहाँ पर ना कैटेगराइज किया हुआ था। चाय चाट मैंने एक देखा वहाँ पर, पेनेफ्लेक्स लगा हुआ, तो यानी खाने पीने का इंतजाम भी था, इल्म की बातें भी थी, जबरदस्त शख्सियात थी, यानी कि फुल पैकेज जिसको कहा जाता है ना, वो वहाँ पर माहौल था। तो खैर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, ये एक अच्छा और बेहतर एक्टिविटी है। और जैसे मौसम सर्द होना शुरू होता है, ये लिटरेचर फेस्टिवल वो उनका आगाज़ हो जाता है, बुक फेयर का आगाज़ हो जाता है कराची में, लाहौर में। और कुछ और खबरें भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, वो कहते हैं ना कि नेक नियति और जज्बा अगर हो तो फिर काम में बरकत और कामयाबी मिलना नामुमकिन नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे लेजेंड बॉडी बिल्डर और जो है ना मैन्युफैक्चरर, उनसे मिलवाएंगे जिन्हें पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा तनसाज हो जो ना जानता हो। शुएब ज़हूर की मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसे पाकिस्तानी है जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया है और USA, UK समेत कई ममालिक में इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। जी, शुएब ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ा फ़ख्र है पाकिस्तान को आप पर कि आपने इतनी यंग एज में बहुत कुछ हासिल किया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मास्टर्स इन बॉडी बिल्डिंग किया। ये मास्टर्स किस चीज़ में, ये क्या डिप्लोमा है, क्या है, आपके सर्टिफाइड हैं, ये क्या चीज़ है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सब नाजरीन जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और बोल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो मैंने डिग्री की है, ये अभी रिसेंटली इंटरनेशनल जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है IFBB, इन्होंने जो अपने प्रो एथलीट हैं उनके लिए एक डिग्री शुरू करवाई है जो मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस में है। इससे पहले फिटनेस में तो बेतहाशा सर्टिफिकेशन लोग करवा रहे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम ये स्पेन में इन्होंने शुरू करवाई है जो स्पेशली बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों में ये मास्टर लेवल की डिग्री है। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा शुएब कि इस डिग्री में जो आप लोगों को सिखाते हैं या बताते हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ें समझाई जाती हैं? मतलब बॉडी को लेकर किस तरह से आपने बॉडी बनानी है या फिर क्या मैकेनिज्म है, क्या बताया गया इसमें? इसमें टोटल आपका न्यूट्रिशन, अगर आपने इंटरनेशनली आप बॉडी बिल्डिंग को एज अ कैरियर आपने बनाना है तो इसमें टोटल बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से न्यूट्रिशन प्लान होते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग प्लान है, डिफरेंट किस्म के एनाटॉमी है, कंजियोलॉजी है और सारा इसमें सिखाया जाता है कि इंटरनेशनल आपने कम्पीट कैसे करना है। सही। आपको लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आप तो मिस्टर पाकिस्तान 21 की एज में ही बन गए थे, तो जो अब आपने चीज़ें सीखी हैं, जो आप फिटनेस में कर रहे थे, न्यूट्रिशन में कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, क्या वो ठीक नहीं थी कि अब जो कुछ नया कुछ सीखा है इसमें जब आपने मास्टर्स किया? जी, जो चीज़ें मैंने पहले सीखी थी पाकिस्तान में, वो तो एक नेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं कि अप्लाई हो सकती हैं। तो अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपने एथलीट्स को लेके जाना है तो ये डिग्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारी लेटेस्ट टेक्निक बताई गई हैं। सही। आप आपको प्रो लेवल पे कैसे कम्पीट कर सकते हो। तो इसी वजह से पाकिस्तान में आज तक कोई भी बॉडी बिल्डर प्रो लेवल पे नहीं गया, तो क्योंकि उन्हें इसका नॉलेज नहीं था। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं ये अपने तो आप जो यंगस्टर हैं उन पे ये बहुत इम्प्लीमेंट बड़े करूंगा। यहाँ फिटनेस ट्रेनर हैं, तो वो कैसे ये डिग्री ले सकते हैं? क्योंकि हमने तो देखा खुद से ही यहाँ लोग सीखे हुए हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वही हमें ट्रेन कर रहे हैं। और फिर ये कैसे पता चले कि ये ठीक ट्रेन कर रहा है, ये ठीक नहीं ट्रेन कर रहा?
इसमें तो खैर मोस्टली जिमों में जो ट्रेनर है वो तो क्वालिफाइड है ही नहीं। तो जो इधर सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं तो वो पाकिस्तान में वो किसी लेवल की नहीं है, यानी उनका कोई एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया नहीं है। सही। हर किसी को वो चाहे वो इस काबिल हो या ना हो, हर किसी को वो डिग्री लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की दे रहे हैं। सही। तो ये ज़्यादा हार्मफुल बात है। तो शुएब आपके प्लान्स क्या है कि चूंकि अब माशाल्लाह की डिग्री आपके पास है तो मेरा ख्याल है कि आप भी एक जरिया हैं यहाँ पर जो नॉन क्वालिफाइड हैं, यहाँ पर जो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप भी उनको ज़ाहिरा टीच भी कर सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला हमारा फ्यूचर में प्लान है कि पाकिस्तान में भी हम ये इस लोगों को ये डिग्री शुरू करवाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का गेम का नॉलेज हो सके कि कैसे आपने प्रॉपर तरीके से बॉडी बिल्डिंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ और है शुएब, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ मखसूस खेल हैं जिन पर हुकूमत की सरपरस्ती भी होती है, पैसे भी लग रहे होते हैं, लेकिन दूसरे खेलों पर उस तरह तवज्जो भी नहीं होती है और उस तरह से खिलाड़ियों के पास फंड्स भी नहीं होते हैं कि उन्हें मदद चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये क्या एक्सपेंसिव डिग्री है कि मतलब अगर आप ये तालीम बाहर से हासिल करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा खासा खर्चा है या फिर अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये तो इसमें है कि काफ़ी आपके एक्सपेंस आ जाते हैं, उधर आना जाना, फिर उसके अलावा इसके चार्जेस हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनके अच्छे एथलीट हैं उनको ये अपने बिहाफ पे करवाइए डिग्री, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आ सकें। सही। तो बॉडी बिल्डिंग तो वैसे बहुत महंगा खेल है, लेकिन एक चीज़ मैं, क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं फिटनेस के, एक चीज़ है शॉर्टकट में रहते हैं हमारे नौजवान, फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं और बड़ी जल्दी वो कोई बनना चाह रहे होते हैं। सप्लीमेंट्स तो चलो एक पैरेलल चीज़ है, लेकिन वो स्टेरॉइड्स के बड़ा इस्तेमाल है। ये किस तरह से रोका जा सकता है? ये किसका काम है? ट्रेनर कैसे इस चीज़ को इंश्योर करे? कैसी चीज़ें, बल्कि ट्रेनर ही मशवरे दे रहे होते हैं, आप ये भी ले लें, आप वो भी ले लें, तो ये कैसे होगा? न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें। जी बिल्कुल, इसमें मोस्टली जो ट्रेनर होते हैं वही मिसगाइड करते हैं कि आप ये फलानी चीज़ लें, इससे आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। हालांकि बॉडी बिल्डिंग एक लंबा प्रोसीजर है, ये नहीं है कि आप महीनों में इसमें आपकी बॉडी बन जाएगी, इसमें टाइम लगता है। तो कोई भी शॉर्टकट जो करता है उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही है। तो बेहतर ये कि आप अच्छी डाइट लें, ट्रेनिंग लें अच्छी, तो आप फिर अच्छे रिजल्ट्स लेंगे। तो हाल ही जो ये स्टीरॉयड के चक्कर में होते हैं वो बल्कि फ़ायदे के बजाय उन्हें काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए बल्कि कि इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया रखे कि पाकिस्तान में डोप टेस्ट होना चाहिए, ताकि जो भी नेशनल लेवल पे मिस्टर पाकिस्तान या कोई भी टाइटल होता है इस पर डोप टेस्ट हो, तो ताकि उनको सजाएं दी जाएं तो वो नेक्स्ट टाइम वो इस चीज़ को यूज़ ना कर सकें। अच्छा, अब इसमें शुएब कलमिया भी तो है ना। अब आप खुद देखिए कि हमारे यहाँ जगह जगह गली गली में जिम्स खुले हुए हैं, फिर कोई ऐसा इस हवाले से क्वालिफिकेशन तो थी नहीं, क्राइटेरिया रखा ही नहीं गया था कि कुछ पढ़ाना भी है बॉडी बिल्डिंग को या फिर फिटनेस को। तो जाहिर है लोगों ने जो सीखा हुआ है वो उस तरीके से सिखा भी रहे हैं, फिर अपना बिजनेस भी चला रहे हैं कि जो जिम पे इंस्ट्रक्टर होगा वही आपको रिकमेंड करेगा कि फलाना ब्रांड है, इससे आप जनाब अपने लिए ये चीज़ें खरीद लें और आप ये खाएंगे तो जनाब मैं आपको साथ में गाइड करूंगा तो आपकी बॉडी बन जाएगी। ये डेंजरस कितना है नौजवानों के लिए, थोड़ा सा इसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी जरा अगर आप आगाह कर दें तो बड़ा बेहतर होगा। देखें जी, इसमें जो सप्लीमेंट्स है ना वो हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए ना, वो आप ले सकते हैं क्योंकि वो आपकी डाइट का ही अल्टरनेट होते हैं। तो जैसे कोई बिजनेसमैन आदमी है, कोई बिजी बंदा है, तो अगर मैं उसको कहूँ कि आपने अच्छी बॉडी बनाने के लिए दिन में 8 से 10 मील लेने हैं तो वो बंदा नहीं ले सकता। तो उसका अल्टरनेट फिर सप्लीमेंट्स होते हैं, उससे पूरा करना पड़ते हैं। तो सप्लीमेंट्स कोई नुकसानदेह चीज नहीं है अगर आप प्रॉपर अपने ट्रेनर की गाइडलाइन में इस्तेमाल करें। महंगे होते हैं जी, एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली होते हैं, पर अगर आप फूड टाइम पे ले सकते हैं, अपने मील्स ले सकते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव तो सप्लीमेंट नहीं है, उससे अच्छी चीज तो कोई भी नहीं है। सही। अच्छा शुएब, एक तो जिम है जहां पर लोग जाके ट्रेन होते हैं और वहां ट्रेडमिल से लेकर तो वेट लिफ्टिंग तक, पावर लिफ्टिंग तक सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं या जा नहीं सकते हैं वहां तक, वो क्या करें? क्या ग्राउंड्स में जिम के नेबुल बदल हो सकता है?
और ये बॉडी को ही मस्कुलर करना ये ज़रूरी होता है फिटनेस में, ये बताइए। ये भजन, ये तो हर बंदे के अपने अपने गोल्स हैं। कोई चाहता है कि मुझे मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने जी। बिजनेसमैन इस्तेमाल किया, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं या आम जो लोग हैं, आप तो चले बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर प्रोफेशनली, लेकिन जो आम Fitness को आदमी है लेके, उसकी फिटनेस को कैसे उसने इंश्योर करना है? फिटनेस के लिए तो आपको जिम जाना जरूरी नहीं है, आप घर पे भी फिटनेस कर सकते हैं। एक आपको योगा मैट चाहिए, 2-3 डंबल्स चाहिए, उस पर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्राउंड में आप जाके कर सकते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर एक अपनी बॉडी बनाए तो उसके लिए तो जिम जाना जरूरी है। सही। अच्छा शुएब, जी। वैसे जो नौजवान है आजकल, उनका रुझान आप कितना देख रहे हैं स्पेशली बॉडी बिल्डिंग की तरफ? अभी तो पूरी दुनिया में फिटनेस की बड़ी अवेयरनेस है। हर बंदा चाहता है कि वो फिट हो। इसमें कुछ आपका मीडिया का भी बड़ा रोल है कि उनको अवेयरनेस दी है कि अगर आप फिट होंगे तो आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं, आप बड़ी नेगेटिव एक्टिविटी से आप बच सकते हैं अगर आपका फिटनेस की तरफ ट्रेंड है। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा भी फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सही। अच्छा, लेकिन शुएब एक चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि अब फिटनेस के जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट हुए हैं। अब योगा उसमें अलग से पैरेलल है, बाकी चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं। अब एक बच्चे हैं अब 10-12 साल से, कब से उनको जिम शुरू करना चाहिए और किस उम्र तक जिम जो है वो कर सकते हैं? इसमें जो जिम की बच्चों के लिए जो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग की जो परफेक्ट एज है ना, वो 15 साल की उम्र है। 15 साल की उम्र में आप अपने बच्चे को जिम करवा सकते हो। और जो रही बात के किस उम्र तक कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। बल्कि ये 40 के बाद आपको ज्यादा जरूरत होती है लोगों को जिम की। लोग समझते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे 15 से 115 हो सकता है। छोटी सी बात हाँ बता जी। दें, मैंने अक्सर माओ को ये सुना है कि जनाब जिम जाएगा तो उसका कद रुक जाएगा, ये ऐसा कुछ होता है कि नहीं? ये सारी मिथ हैं। जिम का कद के रुकने से कोई भी ताल्लुक नहीं, ये सारा आपके जेनेटिक्स से होता है। अगर आपके जेनेटिक्स में आपके फादर की या मदर की हाइट कम है तो आपके चांसेस है कि आपकी भी हाइट कम होगी। बल्कि जिम जाने से आपकी हाइट बढ़ती है, आप अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हो, आपकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जिसकी वजह से ना हाइट इंक्रीज होती है, हाइट कम नहीं होती इसमें। चले जी शुएब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि आपकी डिग्री जो आपके पास है इससे दीगर पाकिस्तानी भी मुस्तफीद, उनको भी जनाब फायदा मिलेगा, आप उनको भी सिखाएंगे जो आप वहां से पढ़ के आए हैं। बहुत शुक्रिया। तो मुदस्सिर, ये आज ये तो क्लियर हो गया कि भाई हाइट नहीं रुकती जिम जाने से, भले तो लेकिन जाना आपको 15 साल के बाद। या ये हो जाएगा या लोगों के दिल फट जाएंगे, ज्यादा वजन उठाएंगे, तो ये इस किस्म के मिथ्स हैं। तो मिथ्स के साथ आप ना जाइए, बल्कि आप एक्सरसाइज को जाइए, चाहे वो जिम हो चाहे वो ग्राउंड हो। बिल्कुल जनाब, इसी अच्छी बात के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और आपको पता है मौसम जो है वो अब चेंज हो रहा है, बल्कि हो गया है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बच्चे भी काफ़ी बीमार हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये हर घर में हमें मन के आम शिकायत है जो कि हमें नज़र आ रही है। तो जनाब हमने सोचा कि उन्हें इसका हल निकाला जाए, और हल भी ऐसे हो जो देसी हो। लोग देसी कहते हैं ना कि ये मेडिसिन खाया तो इसका क्योंकि नुकसान डॉक्टर्स ये की हो गया। कंसल्टेंसी फीस बहुत ज्यादा हो गई है, फिर वेटिंग भी उसमें क्यू में लगना पड़ता है। जनाब टर्न आएगी तो और फिर आपको दूसरी बुलाएंगे। बात ये एक और होता है कि जब वहाँ जाते हैं तो जितने आप जर्म्स लेके जा रहे हैं, जरासीम लेके जा रहे हैं, जितनी बीमारी लेके जा रहे हैं, वापस आते हैं तो उसके मल्टीप्लाई होके वो वापस 3 गुना वो वापस आते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल से भी थोड़ा सा इज्तनाब करना अल्लाह चाहिए ताला दूर रखे। अनटिल के अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आज हम डॉक्टर जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, हकीम साहब, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे पास हैं, और कुछ लेकर भी आए हैं अपने साथ जो टेबल पे हमें नज़र आ रहा है। और पहले तो हम आपको खुश आमदेद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब ये जो मसला भी आज आप जिसका हल लेके आए ना, ये मेरे साथ भी चल रहा है, ये नाज़रीन ने भी महसूस किया होगा। मुझे थोड़ी सी खांसी कहीं ना कहीं आ जाती है दरमियान में, इसके लिए मुझे पिछले 1.5 हफ्ते से ये चल रहा है। हाँ, और ये हकीम साहब मैं कोई बदपरहेजी नहीं कर रही, लेकिन ये जल्दी ठीक ही नहीं हो रही। नहीं, आजकल देखें, एक तो होती है ना साइनसाइटिस एलर्जी। अब वो एलर्जी यूँ है कि सुबह उठते ही 20-25 सीखें एक साथ आ जाती हैं। और बाज़ लोगों को खुशबू, बदबू, धूल, मिट्टी, कारपेट, कलर,
किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। इवन यहाँ तक कि खुशबू वाले साबुन से भी एलर्जी हो जाती है, छींकें एकदम शुरू हो जाती हैं। पानी का छींटा लगाते ही छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक बहने शुरू हो जाती है, बास का नज़ला जाम हो जाता है, बास को जो है इन्फेक्शन वाला रेशा आना शुरू हो जाता है, पीला या हरे रंग का रेशा आना शुरू होता है, बास का बिल्कुल वाइट आ रहा होता है जो कि एलर्जी वाला होता है, और गला भी ख़राब हो जाता है, साथ में बुखार सा रहने लग जाता है। एक उसकी रेमेडी हम बताएंगे। एक अच्छा। उसके बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आजकल बुखार बहुत हो रहा है लोगों को, और बुखार 103, 102, 103, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, और सर्दी जो है, जो ठंड वाली सर्दी है वो में फील नहीं हो रही होती, कपकपी वाली सर्दी फील हो रही होती है, और मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। सही। तो ये मलेरिया टाइफाइड की तरफ भी पेशेंट चला जाता है, और आमतौर पर मौसमी बुखार भी कहलाता है ये। तो उसको ठीक करने के लिए एक लकड़ियाँ मिलेंगी आपको, गिलों की लकड़ी, गिलों की लकड़ी, वो 1 इंच का टुकड़ा, और अजवाइन आधी चम्मच, सवा कप पानी में डाल लें, उबाल लें, इसका कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, सिर्फ 3 दिन पी लें। आपका बुखार हर किस्म का होगा वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। फिर भी अगर बुखार नहीं उतर रहा तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब मेरे वाले मसले पर आ जाएं कि मैंने जनाब कहवा पी लिया, हाँ। मैंने जनाब इन्फेक्शन की मेडिसिन भी खा ली, और नज़ला ज़ुकाम तो ठीक हो गया, बुखार भी उतर गया, लेकिन ये जो कफिंग है ये हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी ज़रूर आ जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये बलगम आपको जमा हुआ है, रेशा जमा हुआ है। ये अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन यूज़ करने के बाद जो है ना वो नज़ला जमा देती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए और सांस की नाली को बेहतर करने के लिए आपने काली किशमिश देखी है, उसके 10 दाने सवा कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 2 दिन पी। और अगर मैं ऐसे ही खा लूँ? नहीं, इसको उबाल के इसका कहवा पीना है आपने। अच्छा, सही, ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि एक ऐसे ही खाने वाला जो है वो फिर मुनक्का है, मुनक्का में से बीज निकाल लें, उसमें काली मिर्च का दाना रख लें और मुंह में रख के उससे सक करें, चूसें आप, ताकि उसका रस जाता जाए। आप एक सुबह और 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद 1-1 दाना करें, रात तक सांस में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, ये तो आप कि अगर हो जाए, होने से पहले इस मौसम में एहतियात किस तरह से? देखिए, एलर्जी कुछ बता के नहीं आएगी आपको, ना उसकी कोई एहतियात आप करेंगे। हाँ, इसकी वैक्सीन होती है जो लगाई जाती है साल में 1 बार, लेकिन वो लोग जिन लोगों को अक्सर रहती है, आम तौर पे मेडिकेशन से अल्लाह पाक दूर रखे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको अचानक इस तरह हो रहा है कि आजकल ये जो नज़ला हो रहा है ना, तो इसके साथ घबराहट भी फील होती है, लोगों को धड़कन ज़्यादा फील होती है, और बलगम भी, और सीना जकड़ा हुआ है, तो आपने 2 दाने लौंग, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और सब्ज़ पत्ती 1 चाय वाली चम्मच, इनको सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, इसका कहवा बना लें। अच्छा। 1 कप रात को सोते वक्त पी लें, सुबह उठेंगे तो आपकी सांस की नाली सब साफ होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, ये आप क्या लेके आए? देखिए, ये उनके लिए जिनको आजकल नज़ला बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, छींकें आ रही हैं, गला ख़राब हो रहा है, बुरा हाल होता है, और जैसे गला जब ख़राब होता है तो ज़ाहिर बात है फीवर भी महसूस होता है। अच्छा। तो जिन लोगों को भी ये नज़ला ज़ुकाम खांसी ये बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो सिर्फ ये 3 चीज़ें ले लें। एक ये बनफशा के पत्ते, अच्छा, ये आपने लेना है तकरीबन 1 चाय वाली चम्मच, और ये है तुख्म ख़त्मी, तुख्म ख़त्मी, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, और ये है मुलैठी, ये 1 इंच का टुकड़ा, सवा कप पानी है ये, इसको उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सही, सिर्फ 3 दिन पीना। अब इसमें थोड़ी कड़वाहट होगी? नहीं, हल्की हल्की होगी, हल्की ज़्यादा नहीं होगी। नहीं तो क्या इसमें शहद, हनी मिला सकते हैं, 1 चाय वाली चम्मच, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं मिला सकते। और ये किस चीज़ का इलाज है फिर से? ये नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, टॉन्सिल्स, और गले में खराश होना, और एकदम खांसी शुरू हो जाना, और नाक का बहना, छींकें बहुत ज़्यादा आना, इन सब के लिए बेहतर है। तो ये आप सुबह सुबह सहरिश जब आप यहाँ बैठती हैं उससे पहले 1 कप बिल्कुल, लेकिन मसला ये पहले खरीदना पड़ेगी ये चीज़ें, मुझे पंसारी की दुकान से मिलेंगी ना? ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। आप अगर 10-10 रुपए की भी ले लेंगे तो तकरीबन आपको 10 दिन की मिल जाएगी। और रखा हुआ नहीं पी सकते? सस्ता इलाज, बहुत ही सस्ता, यानी 30 रुपए में आपको इतनी मिल जाएंगी सारी। अच्छा, अगर मैं सुबह बना लूँ और रात में भी पी लूँ चल जाएगा? नहीं, एक टाइम देखें, इसके अंदर प्रिजर्व नहीं है, आप सुबह बना लें, उसी टाइम पे पी लें। इतना बनाए ना, 1 कप बना लिया, 5 मिनट भी नहीं लगते, 1 कप रात को बना के पी लिया। अच्छा हकीम साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आमतौर पर हमने सुना है आजकल अमरूद का मौसम भी है ना, तो जब ये खांसी होती है तो कुछ लोग ही बताते हैं कि तवे पे भी अमरूद को आप जनाब उसके स्लाइस को गर्म करें, उसके ऊपर काली मिर्च डाल के खा लेंगे, वाकई फायदेमंद होता है? असल काली मिर्च का काम है वो, अमरूद का नहीं। अमरूद जो है पेट के निजाम के लिए होता है, खांसी के लिए नहीं होता, वो खुद दानेदार होता है, गले पे लगने के चांस होते हैं। आमतौर पे बाज़ लोग ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, हालांकि मूंगफली खांसी लगाती है। अच्छा,
गला ख़राब करती है वो। तो इसलिए तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप जैसे खाना खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक ये चीज़ें लेते हैं, ये अवॉइड कीजिए। अक्सर लोग सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, बहुत मजा आता तो है। प्लीज़ आप इसको भी अवॉइड कीजिए, आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। ये चीज़ें तो बड़ों के कहवा वगैरह, बच्चों के लिए बड़ा बच्चों मसला को है। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच यही वाला रात कहवा? को। जी बिल्कुल, ये चम्मच के ये तो हिसाब एक से बड़ा देना। टास्क होता है कि बच्चों को इस किस्म कड़वा की चीज़ होगा ना। पिलाना खिलाना वो बहुत नहीं, मुश्किल है। इसका बड़े ये तो- कड़वा नहीं होगा। अच्छा, हाँ हाँ, कड़वा नहीं इसका होगा। जायका ज़्यादातर फीका होता है। सही। आप इसके अंदर जैसे आप हनी बोलेंगे डालेंगे बड़ा पेप्सी मीठा है, हो शहद जाएगा। मिक्स करे बोलेंगे पी लेंगे वो पेप्सी समझ के। हाँ हाँ, कोल्ड ड्रिंक समझ के पी लेंगे। लेकिन आप इसको एक जैसे 5 साल से 7 साल के बच्चे हैं तो उनको 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, 7 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार, अगर इससे ज़्यादा है तो 3-3 चम्मच दे दें। अच्छा, आम हालात में अगर आपके इर्द गिर्द को स्कूल में बच्चों को है, आपके बच्चों को नहीं है, इर्द गिर्द ऑफिस में सैरिश को है तो मुझे नहीं है, तो क्या मैं अपने होने से पहले भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? कर सकते हैं। बाज़ लोग सर्दियों में अमूमी तौर पे बनफशा के पत्तों का कहवा बना के पीते हैं, जो कि एंटी एलर्जी होती है हमारी। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो बेख्वाबी, नींद वाला सिलसिला नहीं होगा, गुनूदगी नहीं होगी। क्योंकि शाम जैसे में एंटी कहवा एलर्जी पीना खाने से भी नींद एक ज़्यादा आती है ना, बेख्वाबी का बड़ा मसला होता है। तो इसमें नींद ज़्यादा नहीं आएगी, नॉर्मल रहेगी। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ और, मैंने पहले अमरूद की बात की और काली मिर्चों की ना, ये वो टोटके जो मैं आमतौर पे सुनती हूँ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कुछ लोग गरम मसाला चाय की पत्ती में डाल के उसका कहवा बना के पीते हैं, वो भी ठीक होता है? अभी जो मैंने अर्ज किया कि लौंग और दालचीनी और अदरक, ये भी गरम मसालों में शुमार होते हैं और ये बहुत अच्छा टेस्ट की चाय बहुत बेहतरीन है। ये मेरे घर पे यूज हुआ, हालांकि ये घबराहट को भी दूर करती है। हमारे घर में भी ये दालचीनी और अदरक के साथ चाय बनते हैं और सब चाय के साथ डालते हैं और वो बना करते हैं। देखिए मुझे छींक आ गई है, आप छींकों की बात कर रहे थे ना, तो ये आजकल की चल रहा है। जब आए तो बता दीजिएगा। अच्छा, दोबारा आए तो बता दो। साइड हो जाएंगे। क्योंकि आपने जिस तरह से छींक लिया ये भी ठीक नहीं है। छींक को खुल के लेना चाहिए, ये भी बताया जाता है मेडिकल के कि छींक को रोकना नहीं चाहिए। अच्छा चले, ये रुकना नुकसानदेह होता है। सही, लेकिन आजकल ये चल रहा है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा हर घर में है ये। मेरे अपनी फैमिलीज में भी हो रहा था तो हमने यही दिया, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए। और अचानक मेरी फैमिली को जो है ना खानदानी तौर पे, एक तो ये होती है ना साइनसाइटिस एलर्जी, एक होती है अस्थमेटिक एलर्जी जो कि सांस धमा कहलाता है। तो ऐसी सूरत में आपने गुले ज़ूफ़ा लेना है। गुले ज़ूफ़ा ये होता है अस्थमेटिक एलर्जी के लिए बहुत बेहतर होता है। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। रात को सोते वक्त रोज़ाना पिएं, आपका ये सीजन बेहतर गुजरेगा, आपको सांस की तकलीफ अब ये मसला है हकीम साहब, अगर इनहेलर यूज़ कर रहे हैं वो जारी रखिए। अच्छा, इसके मसला ये है कि जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि बनफशा के पत्ते ले लें, अजवाइन ले लें, मलट्ठी ले लें, ये चीज़ें ले लें, ये तो कारोबार ठप करने वाले हैं कि डॉक्टर्स का भी कारोबार ठप हो जाए। घर में लोगों ने होम रेमेडी के साथ ठीक हो जाना है अगर कहवों के साथ, तो फिर क्या करेंगे? आपके अपना भी मतलब जो है वो बंद हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, ये जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर पे यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर पे ठीक हो जाए। कितना आसान नुस्खा है मुदस्सिर भाई। मेरे पास कोई कॉलर फ़ोन भी करता है ना, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको फ़ोन पे ठीक कर दे, मेरे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। बड़ी अच्छी बात है, ये सदका जारिया है भाई। जज़ाक मैं उसे फ़ोन पे ही बता देता हूँ, ये इस्तेमाल कर लो, ये कर लो। अच्छा हकीम साहब, अब 2 बातें मैंने आपसे और पूछनी है जो कि आम तौर पर हम इस मौसम के आते ही बड़ों से सुनते हैं। एक तो लोग तकियों को और रजाइयों को, कंबलों को धूप लगवाते हैं, ये कितना ज़रूरी है इस मौसम में? क्योंकि वो कहते हैं जैसे सर्दी आ गई है, क्योंकि जब बंद कंबल या रजाइयाँ होती हैं उनकी स्मेल से भी छींकें शुरू हो जाती हैं। उसमें फंगस भी होने के चांसेस होते हैं, एलर्जी होने के, स्किन खारिश होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बैक्टीरियाज आ चुके होते हैं। तो जब आप धूप लगाते हैं तो वो बैक्टीरियाज निकल भी जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। धूप सुना है सबसे बेस्ट एंटीबैक्टीरियल है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मुझे साथ में बताइएगा, ये तो हो गया जनाब ये कमलों को धूप लगवाने वाला मामला। अब चूंकि सर्दी आ गई है और लोगों ने जनाब ऐसे में शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ड्राई फ्रूट का करना है, कितना ड्राई फ्रूट खाना चाहिए एक दिन में? और दूसरा, शहद असली की पहचान भी बता दें। देखिए, ड्राई फ्रूट एक 100 ग्राम खाना चाहिए, मिसाल के तौर पे 1 मुट्ठी, ये 100 ग्राम होता है। चिलगोज़ा उसमें नहीं होगा, बहुत महंगा हो गया। नहीं, जारी बात है, जो जितनी आपकी तौफीक है आप वो इस्तेमाल करें। और दूसरा, जो शहद जो आप बता रहे हैं, अगर शहद को आप दूध में डालें, अगर दूध फट जाए तो शहद आपका नकली है। उसकी वजह ये कि जो आर्टिफिशियल शहद तैयार किए जाते हैं जो नकली होते हैं, उसको साफ़ करने के लिए फटकड़ी डाली जाती है। अच्छा। फटकड़ी शहद दूध को जो है ख़राब कर देती है। अच्छा, छोटे बच्चों को अगर आप शहद दो तो आप लोगों को जब नहीं पता होगा कितना देना है तो उनको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। बात है। वो कितना देना चाहिए? 1 से 2 कतरे। अच्छा, सिर्फ कतरे? जी हाँ।
इससे अच्छा, ज़्यादा ये बहुत छोटे बच्चों की अच्छा बात एक चीज़ और बताऊंगा, पूरी बॉडी में एलर्जी हो रही है, खारिश हो रही है या ड्राई हो रही है स्किन आपकी, चेहरे पे भी खुश्की बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, आप 1 गिलास दूध में 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल डालकर पिए, आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक यानी टाइम कोई रोजाना लोशन पिए, क्रीम लगानी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जबरदस्त। ये तो सस्ता और बेहतरीन और सबसे बढ़कर ये कोई कुदरती इलाज है, कुदरती चीज़ है। केमिकल से आप बच जाते हैं, ये जबरदस्त चीज़ है। अच्छा अब जनाब, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस्तेमाल करना बिल्कुल शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ हमें जनाब एक और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान भी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करें। हकीम साहब जो आज इतने गुलाबी रंग की टी शर्ट में, वो शर्ट में हमारे साथ हैं, तो ज़रा हाल वाल हकीम साहब का भी पूछते हैं कि उनसा की जो प्रिडिक्शंस है ना वो बड़ी सही अक्सर साबित होती हैं। तो उनसा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर शो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बहुत फ्रेश और तैयार लग रही हैं आप। तो उनसा आप आज क्या बताने जा रही हैं? सबसे पहले तो ये नहीं एक मिनट मुदस्सिर, मैंने हकीम साहब का पहले जिक्र किया है। हकीम साहब की आवाज भी जरूर नहीं आनी चाहिए, तो जरा बताइएगा हकीम साहब का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? और आज माशाल्लाह वैसे ही इतने फ्रेश लग रहे हैं गुलाबी रंग की शर्ट में। हाँ, वो मौसम का भी असर होता है ना, सर्दियों में स्किन अच्छी फ्रेश हो जाती है, ड्राई तो होती है लेकिन फ्रेश स्किन हो जाती है, गर्मियों में सड़ी हुई स्किन हो जाती है। ये आपकी बात हो रही है हकीम साहब, आप फ्रेश लग रहे हैं। उनसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी अपनाइयत है ये। तो जरा बताएं आपका स्टार क्या है हकीम साहब, बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? टॉरस। और डेट ऑफ बर्थ वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, बचपन में एक दफा बताया था, 6 जून कहा था। 6 जून हाँ, तो नाम के हिसाब से शाह नजीर है तो उन्होंने टॉरस बता दिया। अच्छा जी, 6 जून डेट ऑफ बर्थ। 6 जून से तो जेमिनाई बनता है। अच्छा चलिए, वो तो अब उनको कंफर्म नहीं है ना, इसलिए 6 जून अलबत्ता उनको बताया गया बचपन में। अच्छा, बड़ी अच्छी एनर्जी है हकीम साहब की। एक तो स्पिरिचुअल है, जो है इनके अंदर जो है, आप इनका इंट्यूशन बड़ा अच्छा है, यानी कि शार्प इंट्यूशन है, छठी हिस्स इनकी बड़ी तेज है और इनको ख्वाब भी आते होंगे, सच्चे ख्वाब आते हैं। सच्चे ख्वाब आते हैं आपको? कुछ अच्छा चले आते सही। और हाँ, दूसरा ये है कि नेचर इनकी बड़ी फ्रेंडली है, फ्रेंडली केयरिंग है, हर किसी की मदद करते हैं और खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं, हर वक्त खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो दोस्त जो है से ज्यादा फैमिली हो, केयरिंग बहुत है और इंसाफ पसंद है, यानी कि फेयर मामला अपने रखते हैं, सारी चीजें इनका घर और सारी चीजें मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, और बिजनेस कैसा रहने वाला है? शौकीन मसाज के भी हैं, अच्छा खाने के शौकीन हैं, अच्छा पहनने के शौकीन हैं और नेचर इनको अट्रैक्ट करती है क्योंकि नंबर इनका जो है 6 बन रहा है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि कोई गुड न्यूज आने वाली है इनके पास, कोई पैसों से रिलेटेड स्पेशली या बच्चों से रिलेटेड। हकीम साहब, लॉटरी हकीम साहब माशाल्लाह, हकीम साहब के बच्चे माशाल्लाह, हकीम साहब बता दूं? हाँ बता दूं। हकीम साहब के माशाल्लाह 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे मेरे माशाल्लाह। तो अभी गुड न्यूज आप और बता रही हैं, तो यार क्या हो गया, महंगाई है पाकिस्तान में। वो वाली गुड न्यूज अच्छा, वो वाली नहीं। उनकी एजुकेशन हो गई, उनका कोई करियर के रिलेटेड है, अचीवमेंट हो गई, बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या फिर काम से मुतालिक भी कोई जो है वो अच्छी खबर मिल सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मिल सकती है और आगे कुछ नया शुरू कर रहे हैं। ये बहुत क्रिएटिव इनका, जबरदस्त, उनका बिल्कुल सही बताया आपने। बिल्कुल उनसा के पीछे अब हॉर्न भी बज रहे हैं और कह रहे हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और आगे की जब बात एक मुदस्सिर का भी बता दें आज, अब मैं नहीं छोड़ूंगी आज किसी को। हकीम साहब का हो गया, अब ये इस तरफ आ जाए। मुदस्सिर अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। मेरी डेट ऑफ बर्थ वैसे उनसा को मैंने पहले भी बताया था, 23 जून है। मुदस्सिर का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? पैसा आने वाला है, सैलरी आ रही है मुझे, पैसा आ रहा है, सैलरी वगैरह कोई उनकी बढ़ सकती है, प्रमोशन, यानी हम उधार ले सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है और सक्सेस। देखिए कार्ड दूसरा भी बहुत अच्छा है, कोई सक्सेसफुल कोई चीज इनकी, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कामयाबियां मिल रही हैं, खुशी, माशाल्लाह हर की तरफ से माशाल्लाह कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, कोई अचीव कर सकते हैं, किसी कोई गोल है वो इनको अचीव हो सकता है
और किसी को याद कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, कोई उनका पुराना दोस्त है। एक मिनट उनसा, मैं ये जरा मुदस्सिर से पूछ ले, कोई पुरानी मोहब्बत तो नहीं है? क्योंकि बेगम तो घर में है। तो इस वक्त टीवी देख रही होंगी अब वो मुझसे ज्यादा डायरेक्ट उनसा से पूछ लेंगे कि ये बताएगा किसको याद कर रहे हैं। अच्छा, और ये कि यही कि कोई दोस्त, जरूरी नहीं पुरानी मोहब्बत, पुराना कोई दोस्त उनको याद आ सकता है, किसी को मिस कर रहे हैं, मिस करेंगे। सही, मिस तो खास लोग ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो माशाल्लाह से जॉब और फाइनेंशियली मुझे तो स्टेबल लग रहे हैं। कोई बिजनेस हो सकता है स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। चलें जी, जबरदस्त। अब आप पूछे, आपने क्या पूछना है? अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि सैरिश क्या। अच्छा, यानी मेरी तरफ भी आ गए हैं। चलें जी, सबको पूछ रहे मेरा भी बता दें बस, फिर बस इतना टाइम बच जाए कि पाकिस्तानियों की बारी आ जाए। सैरिश के 31 फरवरी है। नहीं, अरे कहाँ से 31 फरवरी है? वो डेट ही नहीं होती कैलेंडर में। मेरा 25 अक्टूबर। जी, मुझे पता है स्कॉर्पियो है सैरिश तो अच्छा। दूसरी ये है कि सैरिश के लिए जो कार्ड है कि कोई भी चीज इनको हासिल करनी होती है तो इनके लिए बड़ा चैलेंजेस होंगे। आने वाला हफ्ता भी बिजी बहुत रहेगा, घर का भी काम कर रही है, ऑफिस का काम भी कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, इस तरह ना बहुत सारी चीजें एट अ टाइम कर रही है। हैपनिंग वाला हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं। और लेकिन इनको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई भी चीज डिलेज होंगे, रुकावटें आएंगी, चैलेंज होगा, लेकिन ये है कि सक्सेस इनको मिलेगी अगर एक जगह पे उनका फोकस रहेगा तो ये इनको सक्सेस मिलेगी। नहीं, यहाँ भी बहुत भाग दौड़ कर रही होती है, इस सेट से दूसरे सेट में फिटनेस वाली खातून के साथ होती हैं। अच्छा, फिर वहाँ वॉलीबॉल पे होती हैं और किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। ओह अल्लाह, मुदस्सिर से ना हो बस। झगड़े का सूरत तो मेरे साथ हकीम साहब डर गए। हाँ, तो बस थोड़ा पेशेंस रखें, किसी के मामलात में इंटरफेयर मत कीजिएगा। अगर किसी और का झगड़ा हो रहा है तो अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। अपने काम से काम रखिए, चाहे घर है चाहे आपका दफ्तर है, तो अपने काम से काम रखिए। चले जी, अल्लाह ताला सबके हक में बेहतर करे। साथ में उन्होंने तंबीह भी की, नसीहत भी की है। चले जी, हाँ। अच्छा, जल्दी से जरा मैं चाहूंगी उनसे आप जरा होरोस्कोप की तरफ आ जाएं कि पाकिस्तानी भी मुंतज़िर हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, मंडे का दिन है। और एरीज की बात करें तो एरीज के लिए पैसा आ रहा है, कहीं से इन्वेस्टमेंट की है या कोई कारोबार में प्रॉफिट हो सकता है, इनकम में इजाफा हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। तो एरीज वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, चाहे रिलेशन हो चाहे उनका करियर हो। टॉरस वालों के लिए भी थोड़ा लोनली फील कर सकते हैं। और ये है कि लेकिन जो उन्होंने हार्ड वर्क किया था, मेहनत की थी, उसका फल मिलेगा। जो चीज उनकी ख्वाहिश है टॉरस वालों की, वो पूरी होगी इस हफ्ते। जेमिनाई वालों के लिए कोई न्यूज मिलेगी और किसी के साथ कोई फटा भी हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहें। कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है जेमिनाई वालों के लिए। फिर उसके बाद कैंसर है, कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस, कोई स्टडी के हवाले से बाहर जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना है कैंसेरियंस को। लियो वाले जो हैं ट्रैवल कर रहे हैं, सफर पर जा रहे हैं। अगर सेहत अच्छी नहीं थी लियो की तो हीलिंग नजर आ रही है, सेहत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही है। लियो के बाद वर्गो वाले भी ट्रैवलिंग का है। और दूसरा ये कि लोगों से थोड़ा बच के रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि उनको धोखा मिल सकता है, कोई चीट कर सकता है वर्गो को, कोई झूठ बोल सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुली, आपने हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। लिब्रा वाले ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात को नींद की कमी हो सकती है और खामखा जो है सोचें उनके दिमाग पर हावी होंगी। चीजें थोड़ी रुकावटों का शिकार भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी एनर्जी है। स्कॉर्पियो जो है वो इस वक्त किंग की एनर्जी नजर आ रही है, कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। गुस्से को स्कॉर्पियो थोड़ा कंट्रोल करे, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो इसका ख्याल रखिए। बाकी पैशनेट बहुत हैं, काम करने का इनके अंदर बहुत पैशन है, चाहे घर के काम हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, पैशन इस वक्त बहुत नजर आ रहा है। सेजिटेरियस जो है सेहत का एक तो ख्याल रखें, सेहत उनकी जो है वो थोड़ी सी खराब लग रही है। दूसरा ये है कि जिम्मेदारियां बहुत होंगी,
ये भी करना है, वो भी करना है, बिजी रहेगा ये हफ्ता सेजिटेरियस वालों का। तो रेस्ट जो है वो जरूरी है सेजिटेरियस के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, खूब काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनकम में इनको प्रॉफिट होगा। अच्छा। और फोकस बहुत इस वक्त करियर में बहुत कैप्रिकॉर्न फोकस कर रहा है, या स्टूडेंट है तो स्टडीज में इनका बहुत फोकस होगा। एक्वेरियस जो है सन की एनर्जी है, आप खुद दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला की जात आपकी मदद करेगी। तो ये सपोर्ट का कार्ड है, तो सन फेम मिल सकता है और उनके काम को एक्नॉलेज किया जा सकता है, प्रमोशन हो सकती है। तो एक बड़ी अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव। शादी के चांसेस एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। पाइसेस के लिए जो है वो ये हफ्ता जो बड़ा इमोशनल रहेगा, फैमिली के साथ पाइसेस वाले दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हुए लग रहे हैं और खुशियां मिलेगी। शादी फिक्स हो सकती है, शादी के जो है तैयारियां हो सकती हैं, किसी दोस्त की शादी हो सकती है, सेलिब्रेशन लग रही है, घर में कोई तकरीब हो सकती है पाइसेस वालों की। तो एक इमोशनल जॉय, बच्चों से खुशी मिल सकती है, फैमिली से खुशी मिल सकती है, लेकिन पाइसेस वालों का ये हफ्ता खर्चे में गुजरेगा। चले, इन शॉर्ट आपने तमाम पाकिस्तानियों को ये बताया कि भाई एंगर अपना कंट्रोल करना है और दूसरों की मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी है, लिहाजा पेशेंस से काम लेना है, मदद ये भी बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच उनसा फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा लगा आपसे पॉजिटिव बातें आपने शेयर की हैं, स्पेशली हकीम साहब के बारे में और मुदस्सिर के बारे में मुझे बता आपने तनबीह की है। हकीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह आपके हुस्न में इजाफा करे। आमीन आमीन। अच्छा, और आप इसी तरह से लोगों को मदद करते रहें और ऐसे ही होम रेमेडीज के साथ इलाज करते रहें। जल्द आपको खुशखबरी भी मिले ना जो उन्होंने बताई है। जी जी बिल्कुल, मुझे मालूम है खुशखबरी आ रही है। अच्छा जी जी चलो जी, जबरदस्त। ये आप बहुत से लोगों के लिए खुशखबरी भी ऐसी ही रहे और आज का दिन भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश खुर्रम गुजरे, यही हमारी दुआ है। और इसी उम्मीद, इस दुआ और इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजारे और कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।